Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, bhai Pawan. I welcome all the participants in today's session. Today is the fifth session of our program, Sasakt Sangathan. So, topic of the today's program is NOC and resignation, and different types of resignation. So, today we are going to discuss this resignation. But first of all, I would like to say, I always say, मैं हमेशा कहता हूँ कि KBS इज़ दी ओनली ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए अपने आप को एक एक्सट्रीम लेवल तक प्रूव करने के लिए हर रोज एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है और ये अपॉर्चुनिटी आपको और किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलेगी. You will not get this opportunity in any other organization. But still, हमारे कुछ साथियों के साथ ऐसी सिचुएशन होती है, कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिसकी वजह से उन्हें रेजिग्नेशन देना होता है और रिजाइन करके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना पड़ता है. तो ऐसी सिचुएशन के लिए आज हम डिस्कस करेंगे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और रेजिग्नेशन. तो क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है और हमें कैसे इसके बारे में आगे प्रोसीड करना चाहिए. तो अभी तक हमारे साथ टोटल 25 पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं. हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग साथ ऐड होते रहेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की. नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या होता है, क्यों चाहिए होता है और उसके क्या फायदे होते हैं. तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो एक एम्प्लॉयर का, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर का एक सर्टिफिकेट होता है जो कि न्यू एम्प्लॉयर के लिए होता है कि उसको आपके इस जॉब को छोड़ के जाने और दूसरी जॉब ज्वाइन करने में, यानी कि न्यू एम्प्लॉयर को ज्वाइन करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हम किसी और डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें परमिशन लेनी होती है अपने ऑफिस से, यानी कि अपने हेड ऑफ द ऑफिस से. वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम दी प्रिंसिपल. उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं अप्लाई करने के लिए और उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करने के बाद आगे जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है तब हमें ज़रूरत पड़ती है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की, जो कि जब आप डिस्क्लोज करते हैं अपने न्यू एम्प्लॉयर को कि आई एम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई ऑफ सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन, तो वो आपसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगता है. कोई भी न्यू एम्प्लॉयर आपको बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के ज्वाइन करने के लिए परमिशन नहीं देगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल है कि आपको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना ही होता है. तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलता है. सबसे पहली चीज़ कि जब भी आप किसी और डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं दूसरी जॉब के लिए, व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग any other post, any higher post or post equivalent to your existing post or any other department like from KVS to state government school or any other department. तो आपको अपने डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी है. यू हैव टू टेक परमिशन कि मैं ये जॉब अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या मैं ये जॉब अप्लाई करना चाहती हूँ और मुझे इस जॉब को अप्लाई करने के लिए और सिलेक्शन प्रोसीजर में शामिल होने के लिए मुझे परमिशन लेना है. तो ये परमिशन आपको अपने हेड ऑफ द ऑफिस से लेनी होती है. तो अभी हम सब जैसे स्कूल में हैं तो हमारे हेड ऑफ द ऑफिस कौन है, प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल से हमें अपने प्रिंसिपल से परमिशन लेनी होती है कि हम अप्लाई करना चाहते हैं और हम इसके लिए एलिजिबल हैं. तो वो चेक करते हैं कि आप एक्चुअल में उस जॉब के लिए एलिजिबल हैं. अगर आप एलिजिबल हैं तो वो आपको परमिशन देते हैं. परमिशन देते हैं ज्वाइन करने के लिए, परमिशन देते हैं आपको उस जॉब को अप्लाई करने के लिए. उसके बाद क्या होता है, हम सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल होते हैं. वी पार्टिसिपेट इन द सिलेक्शन प्रोसीजर वट एवर इट इज, be it written test, be it interview or viva or anything else. तो वी पार्टिसिपेट इन कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर और जब हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है, मेरिट लिस्ट आ जाती है कि हम सेलेक्ट हो गए हैं और हमको अब
डिसाइड करना है कि हमें अब नई जॉब ज्वाइन करनी है और एग्जिस्टिंग जॉब छोड़नी है। वी हैव टू लीव द एग्जिस्टिंग जॉब एंड ज्वाइन द न्यू जॉब। So at that point of time, we apply for the no objection certificate. So no objection certificate के लिए then what we will do, we'll write an application through proper channel to the deputy commissioner regional office, whatever it is. तो वहाँ पे हमें थ्रू प्रॉपर चैनल एक एप्लीकेशन लिखनी होती है कि हम ये जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे हमारा सिलेक्शन हो गया है और मेरिट में हमारा नाम आ गया है और हम ये जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दीजिए। तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, पहली चीज़ आपका एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कि आप वो जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं और उसके साथ आपको अटैच करना होता है आपका लेटर जो आपने अप्लाई करते वक्त स्कूल से लिया था, तो वो परमिशन लेटर आपको साथ में अटैच करना होता है। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट होता है जो हमारे एजुकेशन कोड केवीएस एजुकेशन कोड फॉर टीचर्स जो है उसमें अपेंडिक्स 9 है। अपेंडिक्स 9 एंड 10 दो अपेंडिक्स दिए हुए हैं, तो 9 अपेंडिक्स 9 यूज होता है उन एम्प्लॉयज़ के लिए जिनका कंफर्मेशन अभी नहीं हुआ है, जिनके 2 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो वो लोग अपेंडिक्स 9 फिल करते हैं और अपेंडिक्स 10 फिल करते हैं वो लोग जो कि अपना प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर चुके हैं और कंफर्म्ड एम्प्लॉय, तो वो लोग फिर अपेंडिक्स 10 फिल करते हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट आपका रिप्रेजेंटेशन, आपका परमिशन लेटर जो आपने जॉब पहले लिया था, उसके बाद अपेंडिक्स 9 और 10 ये 3 डॉक्यूमेंट आप अपने ऑफिस में सबमिट करते हैं, अपने हेड ऑफ द ऑफिस को देते हैं, वो आगे रीजनल ऑफिस को फॉरवर्ड करते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय रीजनल ऑफिस में ही वर्किंग है, नॉन टीचिंग एम्प्लॉय है, रीजनल ऑफिस में वर्किंग है, तो वो सीधे डायरेक्ट अपने डीसी को देते हैं। उसके बाद वो उस पे उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो आपको नो ऑब्जेक्शन देते हैं कि नहीं देते हैं। तो उनके सामने सिचुएशन ये होती है कि उन्हें जज करना होता है कि आपके जाने से ऑर्गेनाइजेशन को क्या नुकसान हो सकता है या क्या फ़ायदा हो सकता है, आपको ये नो ऑब्जेक्शन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। उसके बाद वो जज करने के बाद अपना डिसीजन लेते हैं कि आपको नो ऑब्जेक्शन देना चाहिए, अपना नो ऑब्जेक्शन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और डिसीजन लेने के बाद वो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करते हैं। उसके बाद का प्रोसीजर ये होता है कि जब आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, उस टाइम पे आपसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगा जाता है और आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट साथ में अपने डॉक्यूमेंट के प्रेजेंट करते हैं, तब वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और आगे का प्रोसीजर चालू होता है। फिर जब आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मिल जाता है तब आप रेजिग्नेशन के लिए अप्लाई करें। अब बात करते हैं रेजिग्नेशन की। तो रेजिग्नेशन किस किस तरीके से होते हैं और क्या प्रोसीजर होता है। तो रेजिग्नेशन, अगर मान लीजिए आपने कोई परमिशन नहीं ली है और आपने चुपचाप अप्लाई कर दिया और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है और अब आप जाना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आपको नो ऑब्जेक्शन नहीं मिलेगा। तो उस केस में आपको सिंपली 30 दिन का नोटिस पीरियड सर्व करना होता है और बिना किसी टर्म्स कंडीशन के आप नौकरी छोड़ देते हैं और उसके लिए रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं। वो रेजिग्नेशन की आप जो रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं वो रीजनल ऑफिस भेजा जाता है, और क्योंकि डिप्टी कमिश्नर हमारे अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं रीजनल ऑफिस के, तो वो डिप्टी कमिश्नर वो डिसाइड करते हैं कि आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। तो वो रेजिग्नेशन अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद आपको स्कूल रिलीव कर देता है, आपका डिपार्टमेंट आपको रिलीव कर देता है और आप फिर एक जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ रेजिग्नेशन। सिंपल रेजिग्नेशन होता है, इसमें कोई टेक्निकल बेनिफिट आपको नहीं मिलते हैं और कुछ भी आप कोई बेनिफिट आपको नहीं दिया जाता है। आप सिंपली न्यू जॉब ज्वाइन करते हैं एज ए फ्रेश एम्प्लॉय, आपकी सीनियरिटी या आपको ब्रेक पे प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं मिलता। दूसरा होता है टेक्निकल रेजिग्नेशन। जब हम रेजिग्नेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें मेंशन करना होता है कि वी वांट टू अप्लाई फॉर द आई वांट टू अप्लाई फॉर द टेक्निकल रेजिग्नेशन, आई वांट टेक्निकल रेजिग्नेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट। तो वो टेक्निकल रेजिग्नेशन देने के लिए कंडीशन है, कंडीशन यही है कि आपने परमिशन, आपको परमिशन एडवांस में जब आपने अप्लाई किया जॉब के लिए उस टाइम आपको परमिशन लेनी है एडवांस में।
अगर आपने परमिशन ली है, केवल उसी केस में आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो अगर आपने परमिशन ले रखी है तो आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। आप पे रेजिग्नेशन लेटर जो आएगा उसमें मेंशन होगा, क्लियरली मेंशन होगा कि आपका रेजिग्नेशन जो है वो टेक्निकल ग्राउंड पे एक्सेप्ट किया गया है। अब टेक्निकल रेजिग्नेशन जब एक्सेप्ट होता है तो उसके हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो टेक्निकल रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होने पे हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? पहली चीज, जब हम दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं तो हमारी पिछली सर्विस जो एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में हमने सर्विस की, मान लीजिए 2 साल या 3 साल या 4 साल या 5 साल, जो भी सर्विस की है वो सारी सर्विस हमारी नए डिपार्टमेंट में काउंट होती है। हम एक फ्रेश एम्प्लॉय की तरह कंसिडर नहीं किए जाते, एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय की तरह कंसिडर किए जाते हैं और हमारी पिछली सारी सर्विस जो है वो न्यू डिपार्टमेंट में काउंट होती है। तो सर्विस काउंटिंग के क्या बेनिफिट है? सबसे बड़ा बेनिफिट कि जब आप नए डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आपको, अब मान लीजिए आपने 2 साल या 3 साल जॉब की है तो आपको 2 या 3 इंक्रीमेंट मिले हुए हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपका पे प्रोटेक्शन। तो अगर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन दे के जा रहे हैं और वहाँ पे आपने इन्फॉर्म करके थ्रू प्रॉपर चैनल इन्फॉर्म करके ज्वाइन किया है कि आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई थे किसी और डिपार्टमेंट में और आप एक नए आप ये डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं, आपने एनसीडी लिया हुआ है, आपने सारे प्रोसीजर फॉलो किए हैं, तो फिर आपको वो डिपार्टमेंट आपको पे प्रोटेक्शन देता है। पे प्रोटेक्शन का क्या मतलब है कि आपकी जो वहाँ पे उस डिपार्टमेंट में सैलरी बनेगी वो अब उसी के अकॉर्डिंग बनेगी जो आपकी लास्ट सैलरी। आपको फ्रेश एम्प्लॉय कंसिडर नहीं किया जा रहा, आपको एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय कंसिडर किया जा रहा है। तो आपकी जो सैलरी है, जो भी इंक्रीमेंट आपके पिछले डिपार्टमेंट में लगे थे, वो सब काउंट हो जाएंगे। वो काउंट हो जाएंगे और आपको उसी के अकॉर्डिंग पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा और पे प्रोटेक्शन देके आपकी नई सैलरी जो बनेगी वो एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट से के कंपैरिजन में। उसके बाद दूसरा बेनिफिट होता है कि आपका लीव अकाउंट, जो भी आपका लीव अकाउंट है, जो भी ईएल एचपीएल आपके अकाउंट में है, वो पूरी की पूरी ट्रांसफर हो जाती है। तो मान लीजिए आप रिजाइन करते हो तो आपके लीव अकाउंट में 30 या 50 या कितने भी ईएल थे या एचपीएल थे, वो पूरे के पूरे ट्रांसफर हो जाते हैं आपके न्यू डिपार्टमेंट। तो आप जब भी चाहें उसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद आपका पास सर्विस काउंटिंग, जो कंटिन्यूस सर्विस हमने की है 2 साल 3 साल, जो हमने बात की थी सर्विस ब्रेक की पिछले कुछ सेशन में कि सर्विस ब्रेक हो जाता है, तो आपको वो सर्विस ब्रेक से करने की जरूरत नहीं है। आपकी पिछली सर्विस सारी काउंट हो गई है, तो इस डिपार्टमेंट से जब आप रिटायर होंगे तो आपकी पिछली सर्विस उस डेट से काउंट की जाएगी जिस डेट पे आपने फर्स्ट सर्विस अपनी ज्वाइन की। आपका एलटीसी अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है। आप जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट बनते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे या कोई भी बेनिफिट बनता है, वो सब उसी डे से काउंट होता है जिस डे पे आपने फर्स्ट टाइम डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया। तो इसको हम कहते हैं पास सर्विस काउंटिंग। पास सर्विस काउंटिंग का बेनिफिट आपको मिलता है और वहाँ पे जो भी आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, ग्रेजुटी, लीव अकाउंट, पे प्रोटेक्शन, ये सारे बेनिफिट्स आपके नए डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होते हैं। इसमें एक चीज और, टेक्निकल रेजिग्नेशन आपने ले लिया, टेक्निकल रेजिग्नेशन लेने के बाद आपने एक म्यूचुअल कंसेंट ले लिया है अपने डिपार्टमेंट से कि अगले डिपार्टमेंट में जाने के बाद मैं वहाँ पे एलिजिबल हो जाऊंगा अपनी पास सर्विस बेनिफिट के लिए, और जो भी मैंने यहाँ पे सर्विस की है उसके बेनिफिट मेरा नया डिपार्टमेंट जो है वो कंसिडर करे। और नया डिपार्टमेंट जब उसने वहाँ पे भी आपने प्रॉपर चैनल अप्लाई किया, अप्लाई करते वक्त आपने इन्फॉर्म किया कि मैं ऑलरेडी एम्प्लॉई हूँ एक एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में और ऐसे ऐसे ग्रेड पे ऐसे ऐसे मैं वर्क कर रहा हूँ, और उसके बाद ज्वाइन करते वक्त आपने एनओसी दिया है डिपार्टमेंट का, तो आपको एक म्यूचुअल कंसेंट मिल गया है कि हाँ आपकी जो पिछली सर्विस है उसको हम काउंट करेंगे और पिछली सर्विस को काउंट करते हुए आपको जो भी सर्विस के बेनिफिट्स होते हैं वो बेनिफिट्स हम आपको प्रदान करेंगे। वो बेनिफिट्स आपके वेस्ट नहीं करेंगे, आपका एक्सपीरियंस जो है वो वेस्ट नहीं जाएगा, आप एज एक्सपीरियंस एम्प्लॉय कंसिडर कीजिए। और इसके बाद क्या होता है कि ये तो दो तरीके हो गए। एक तो हो गया सिंपली हम रेजिग्नेशन दे के चले जाते हैं डिपार्टमेंट से, इस डिपार्टमेंट में हमारा कोई मतलब नहीं रहता, नए डिपार्टमेंट को आपको तो पुराने डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं रहता। दूसरा हो गया टेक्निकल रेजिग्नेशन, जब हम टेक्निकली रिजाइन करते हैं और टेक्निकल रिजाइन करने के बाद हमारा जो एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट है वो
तैयार होता है आपके पुराने जो सर्विस के बेनिफिट्स हैं वो आपके नए डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करने के लिए और नया डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है। तो वो हमारा टेक्निकल रेजिग्नेशन वाला पार्ट हो गया। अब एक तीसरी चीज होती है लियन रिटेन। लियन रिटेन करना, लियन रिटेन करना भी एक मतलब उसमें भी क्या है, वो भी सिमिलर होता है टेक्निकल रेजिग्नेशन के ही, बट उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता है। जब आप लियन रिटेन करते हैं तो नॉर्मल रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना और टेक्निकल रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना ये आपके जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है डिप्टी कमिश्नर आपका जो भी रिलेवेंट रीजनल ऑफिस है उसके डिप्टी कमिश्नर होते हैं इसकी अथॉरिटी और लियन रिटेन करने के लिए अथॉरिटी जो होती है वो हेडक्वार्टर। अब लियन रिटेन करना क्या होता है? लियन रिटेन करने में इस तरह से समझ लीजिए कि आपके जो टेक्निकल रेजिग्नेशन के बेनिफिट्स मैंने बताए, टेक्निकल रेजिग्नेशन वाले सारे बेनिफिट्स तो वैसे ही रहेंगे, सिमिलर बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगे लियन रिटेन करने में भी। लियन रिटेन करने में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये हो जाता है कि मान लीजिए आपने लियन के लिए अप्लाई किया, मैक्सिमम किसी एम्प्लॉय को मिल जाता है और फिर उसे 1 या 2 बार 1-1 साल का एक्सटेंशन भी मिलता है। इट्स लाइक जैसे डेप्यूटेशन पे जाते हैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट। तो जब आपने लियन रिटेन किया तो आपने अप्लाई किया कि मुझे लियन रिटेन करना है, हेडक्वार्टर ने आपका जो एप्लीकेशन है उसको कंसिडर किया और आपको मान लीजिए 1 साल का लियन आपका रिटेन कर दिया, 1 साल के लिए आपको लियन रिटेन कर दिया, तो सिंपली आपको कोई रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा एक रिलीविंग ऑर्डर जिसमें आपका लिखा होगा कि आपका आपने लियन रिटेन किया हुआ है और आपको इस जॉब से रिलीव किया जाता है, न्यू जॉब ज्वाइन करना। उसमें क्या है कि जब आप न्यू जॉब में जाते हैं, न्यू डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहाँ पे अपना वो लेटर प्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाती है आपकी एज ए फ्रेश एम्प्लॉय। वहाँ पे एक फ्रेश एम्प्लॉय की तरह आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ज्वाइनिंग होने के बाद आप मान लीजिए 6 महीने वहाँ पे नौकरी करते हैं, 6 महीने के बाद आफ्टर 6 मंथ यू फील कि नहीं यार ये डिपार्टमेंट तो बिल्कुल अच्छा नहीं है और मेरा तो पिछला डिपार्टमेंट जो केवीएस था या और कोई डिपार्टमेंट जो भी पिछला डिपार्टमेंट था वो बेटर था और यहाँ पे तो मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही और मेरे को आगे फ्यूचर नहीं दिख रहा, यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है या एक्स वाई ज़ेड कोई भी रीजन हो, मान लीजिए उन्होंने आपको पोस्टिंग की 83 जगह दे दी, आप कुछ भी रीजन हो आपका, कोई भी पर्सनल या प्रोफेशनल कोई भी रीजन, आपको विदिन 1 ईयर जो आपका लियन पीरियड है उसमें जब भी ऐसा फील होता है कि नहीं मेरे को वापस से अपनी पुरानी जॉब में जाना है, मैंने लियन रिटेन किया, यहाँ पे जॉब नहीं कर सकता या यहाँ जॉब नहीं कर सकती, मुझे वापस जाना है, तो आप अपना वो लियन वाला लेटर लेके वापस आ जाते हैं केवीएस में और रीजनल ऑफिस में रिपोर्ट करते हैं अपने रीजनल ऑफिस में जहाँ से आप रिलीव हुए थे, वहाँ रिपोर्ट करते हैं कि सर मैंने लियन रिटेन किया था, 1 साल के लिए मुझे मेरा अप्रूवल है मेरे पास, 1 साल के लिए मेरे पास लियन था, इस तारीख को मैं रिलीव हुआ था और अब मेरे को वहाँ पे जॉब नहीं करनी है, मेरे को वापस से केवीएस ज्वाइन करना है। तो वहाँ पे भी में ना हेडक्वार्टर में रिपोर्टिंग होती है। जब वापस हम लेन से आते हैं तो रीजनल ऑफिस क्या होता है, आफ्टर 3 मंथ्स आपके ना आपकी पोस्ट को भर देता है या वो किसी और के नाम शो कर देता है। तो उस पीरियड में क्या होता है कि आपके 3 महीने बाद वैकेंसी शो होने लग जाती है, तो वो वैकेंसी आरओ क्या करता है, हेडक्वार्टर में भेज देता है। इसलिए अगर आप लेन पे जाते हो और लेन से वापस आते हो तो आपको हेडक्वार्टर में ही रिपोर्ट करना होता है। ओके ओके ठीक है सर, थैंक यू फॉर करेक्शन सर। तो ये करेक्शन है क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिया है, आपको हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करना है, हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करते हैं, हेडक्वार्टर देखता है कि आपको किस रीजनल जहाँ वैकेंसी होती है हेडक्वार्टर अपनी मर्जी से आपको रीजनल ऑफिस में उस केस आगे में रेफर प्रॉब्लम करते ये हैं। भी है कि अगर आपकी सेम स्कूल में अगर वैकेंसी रह गई है या सेम रीजन में आपकी अगर वैकेंसी नहीं भरी है तो वो वापस सेम स्कूल भी मिल सकता है। ऐसा कोई यूं हाँ को बाउंडेशन नहीं है कि आपको वो नहीं मिल सकता। हाँ लेकिन वो और अगर 3 डिपेंड महीने बाद करता वो है, वैकेंसी क्लियर कर देते हैं आपकी। हाँ मतलब वो डिपेंड करता है हेडक्वार्टर के ऊपर कि आपको वापस से वो पोस्टिंग कहाँ पे, लेकिन आपकी जितने टाइम के लिए आपने रिटेन किया है उतने टाइम के लिए आपकी जॉब पिछले डिपार्टमेंट में सेफ है। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई कि आप वापस आना चाहते हैं, आप वापस आगे 1 साल के लिए या 2 साल के लिए किसी चीज का मैंने देखा है 1 महीने के लिए भी मिला हुआ है ये, तो 1 महीने के अंदर उन्हें डिसाइड करना होता है कि हमें एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में रहना है, हमें न्यू डिपार्टमेंट में रहना है या वापस केवीएस में। तो विद इन द टाइम स्पैन जो भी आपका अप्रूव हुआ है
उस पीरियड में आपको डिसाइड करके और अपने डिपार्टमेंट में या तो वापस आना है। अगर आपका आप डिसाइड कर लेते हो कि नहीं मेरे को नए डिपार्टमेंट में ही रहना है, तो फिर आपका लियन का पीरियड कंप्लीट होते ही का वो रेजिग्नेशन मान लिया जाता है कि आपने रेजिग्नेशन दिया है। तो आपको एक एप्लीकेशन देके वहाँ से अपना टेक्निकल रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस ऑर्डर रिटेन करना होता है, प्राप्त करना होता है। तो जब आप वहाँ से टेक्निकल रेजिग्नेशन का लेटर ले लेते हैं अपना लियन पीरियड कंप्लीट होने के बाद और न्यू डिपार्टमेंट में, फिर आप अपने न्यू डिपार्टमेंट में उस लेटर को प्रेजेंट करते हैं कि मैंने वहाँ से टेक्निकल रेजिग्नेशन ले लिया है, अब मेरी पास सर्विस की काउंटिंग करनी है। तब ये आपके पिछले सर्विस के जो बेनिफिट है वो सब आपको वहाँ पे मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा टीडियस टास्क है, इतना इजी नहीं होता पास सर्विस का बेनिफिट, क्योंकि जब आप नए डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं कि मेरे को पास सर्विस के बेनिफिट दिए जाएं, तो वो आपके एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट को लेटर लिखता है कि इस एम्प्लॉय ने टेक्निकल रेजिग्नेशन में हमारे यहाँ ज्वाइन किया था, इनके पास सर्विस काउंटिंग करने के लिए इन्होंने अप्लाई किया है और हम इसको पसंद करना चाहते हैं। तो आप इनकी जो सर्विस रिकॉर्ड्स हैं और जो भी इनके ड्यूज हैं वो सब हमें, तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो होल डिपार्टमेंट होता है पवन सर, इस मामले में मैं एक बात और बताऊं कि जो जिस टाइम तक का आपका वहां पे अगर कोई प्रोविडेंट फंड या आपका किसी टाइप का अगर पैसा जमा होता है, तो वो पैसा भी केवीएस को उस डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करना पड़ता है ताकि वो उसका कंटिन्यू उसका माना जाए। एग्जैक्टली। तो जो भी आपके फंड्स हैं, जो भी आपकी ग्रेचुटी है, जो भी आपका लीव अकाउंट है, वो सारी चीजों के बदले में केवीएस या जो आपका ओल्ड डिपार्टमेंट वो आपका कैलकुलेट करेगा आपकी लास्ट सैलरी के अकॉर्डिंग और आपके टेन्योर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने के बाद उतना अमाउंट वो हेडक्वार्टर से रीजनल ऑफिस हेडक्वार्टर से अप्रूवल लेता है। हेडक्वार्टर से अप्रूवल लेने के बाद आपके न्यू डिपार्टमेंट को वो ट्रांसफर करता है। जब वो पैसा ट्रांसफर हो जाता है, साथ में आपकी सर्विस बुक की कॉपी, अटेस्टेड कॉपी ट्रांसफर की जाती है। ओरिजिनल कॉपी हम नहीं देते क्योंकि ओरिजिनल कॉपी जो है वो केवीएस की प्रॉपर्टी है, तो वो ओरिजिनल कॉपी नहीं भेजी जाती है, बट आपकी सर्विस बुक की जो आपके ओल्ड डिपार्टमेंट में सर्विस बुक थी उसकी पूरी कॉपी, एक अटेस्टेड कॉपी आपके न्यू डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करनी है। और उसके बेसिस पे जब उन्हें अमाउंट फंड रिसीव हो जाता है आपके ओल्ड डिपार्टमेंट से और वो भी अपनी कैलकुलेशन करके जाते हैं कि हाँ हमें फंड रिसीव हो गया है और सारी चीजें रिसीव हो गई हैं, तो फिर वो आपके सारे बेनिफिट्स जो हैं जो कि पास सर्विस के लिए मिलने चाहिए आपका एक्सपीरियंस कंसीडर करते हुए, वो सारे बेनिफिट्स आपको दे देता है। आपका पे प्रोटेक्शन भी लागू हो जाता है और पे प्रोटेक्शन लागू होने के बाद आपकी जो सैलरी है वो पिछले जो भी 2-3 इंक्रीमेंट या 4 इंक्रीमेंट या जितने भी साल आपने जॉब की उतने इंक्रीमेंट लगाने के बाद सारा आपको मिल जाता है। और जितने टाइम आपने डिसाइड करने के लिए, मान लीजिए 1 साल का रियल पीरियड था, 1 साल बाद आपने टेक्निकल रेजिग्नेशन की कॉपी सबमिट कर दी, तो 1 साल आपको जो एज ए फ्रेश एम्प्लॉय की तरह सैलरी मिली है तो उसमें एक अरियर बन जाएगा आपका। जब आपको पे प्रोटेक्शन लागू होगा तो 1 साल का अरियर बन जाएगा, तो वो पैसा भी आपको वो डिपार्टमेंट अपना देता है। और तरह से हमारे ये 3 चीजें होती हैं। एक तो सिंपल रेजिग्नेशन होता है, उसमें हम रिजाइन करते हैं, अपने ड्यूज जो हैं वो अपने रिसीव करते हैं ड्यूज और रिजाइन करने के बाद रिलीव हो जाते हैं। दूसरा टेक्निकल रेजिग्नेशन होता है जब हम सारे पास सर्विस के बेनिफिट्स लेते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं। और तीसरा होता है तो टेक्निकल रेजिग्नेशन में और रियल में आपको 1 रुपया भी नहीं मिलता ड्यूज का। आपकी जो भी जितने दिन आपने जॉब की उतने दिन तक की आपको केवल सैलरी मिलेगी, जिस दिन आप रिलीव हो उस दिन तक की आपको सैलरी मिल जाएगी। बाकी जो भी ड्यूज है वो सिर्फ डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ट्रांसफर होते हैं। कई केसेस में ऐसा होता है कि एम्प्लॉइज जो है वो टेक्निकल रेजिग्नेशन भी ले लेते हैं और अपने ड्यूज भी ले लेते हैं कि मेरे जो भी ड्यूज बन रहे हैं वो मेरे को दे दी जाए, मेरी सैलरी दे दी जाए, ये सब दे दिया जाए। और फिर बाद में उनको लगता है कि नहीं सर्विस काउंट करानी थी, तो वो अपने डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं। तो फिर वो जो भी पैसा उन्होंने वहाँ से लिया है वो पैसा उन्हें अपने डिपार्टमेंट में वापस डिपॉजिट करना पड़ता है। तो ये 3 चीजें हैं। नॉर्मल एक रेजिग्नेशन हो जाता है, उसके बाद टेक्निकल रेजिग्नेशन दूसरा चीज है और तीसरी चीज है रियल। और टेक्निकल रेजिग्नेशन और रियल ये दोनों चीजें आपको तो उसी केस में मिलेंगी जब आपने थ्रू प्रॉपर चैनल सब कुछ किया है। आपने थ्रू प्रॉपर चैनल जो है परमिशन ली दूसरे डिपार्टमेंट में एग्जाम देने के लिए, अपीयर होने के लिए, और थ्रू प्रॉपर चैनल परमिशन लेने के बाद आपने दूसरा डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद आपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त किया। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के बाद आपने टेक्निकल रेजिग्नेशन किया और फिर उस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया।
डिपार्टमेंट में भी जब आपने अप्लाई किया तो उनको इन्फॉर्म किया कि भाई मैं जो हूँ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हूँ इस डिपार्टमेंट में और यहाँ पे ये जॉब कर रहा हूँ और इस ग्रेड पे हूँ, और उसके बावजूद उन्होंने आपको मेरिट में कंसिडर किया है, तब आप जब ज्वाइन करते हैं नए डिपार्टमेंट में तभी आपको पास सर्टिफिकेट बेनिफिट। इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक टेक्निकल रेजिग्नेशन और गो फॉर पीएम मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, बट ऐसा नहीं है कि केवीएस में किसी को नहीं मिला है, बहुत लोगों को मिला है, बहुत लोग गए हैं। मैंने देखा है बहुत लोग, जब मैं गुड़गांव रीजनल ऑफिस में था तो बहुत लोगों को देखा है कि वो जॉब छोड़ के दिल्ली गवर्नमेंट में या हरियाणा गवर्नमेंट में चले जाते थे और फिर उसके बाद उन्हें लगता था कि नहीं यहाँ तो मतलब हम बोर हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं है बढ़िया, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है और चैलेंजेस नहीं है, तो फिर वो वापस आ जाते हैं। तो ऐसे भी केस मैंने देखे। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत करने से डरते नहीं है, डेली कुछ नया सीखना चाहते हैं, नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए केवीएस से बेटर डिपार्टमेंट कोई नहीं। बट स्टिल फिर भी कुछ लोगों के साथ कुछ साथियों के साथ ऐसी सिचुएशन होती है कि उन्हें जाना ही पड़ता है, तो उस केस में ये प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब ये मेरी तरफ से था एनओसी और रेजिग्नेशन के बारे में। अब मैं क्वेश्चंस लूंगा। पहले यहाँ 2-3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहला है, हाँ, आप इफ वी अप्लाई फॉर हायर पे केवल स्केल। एक ये आप अगर ये बता सकें कि भाई जो रेजिग्नेशन होता है उसमें हमें कितना पैसा डिपॉजिट करना होता है या नहीं होता है टेक्निकल में, अगर आप कहें तो आप बताएं, नहीं तो फिर मैं बताता सर आप बताइए, आप बता दीजिए। हूँ। देखो, जब हम बिना किसी उसके, यानी अगर आपको पहले से डिसाइडेड नहीं है या आपको सडन कहीं एकदम आपका कहीं सिलेक्शन हो गया या किसी वजह से आपको कुछ भी ऐसा था कि आपको इमीडिएटली रेजिग्नेशन देना होता है, तो स्कूल आपसे 3 महीने का आपका जो ग्रॉस सैलरी है वो एज ए डिपॉजिट जमा कर लेता है। उसमें सर अब 30 उसी डेज है ना? एप्लीकेशन में उसमें सर 30 डेज है। नहीं, मैं बताता हूँ रेगुलर, हाँ, और मैं बताता हूँ उसमें रेगुलर और पार्ट टाइम दोनों का अलग अलग है, मैं बताता हूँ। अच्छा। मैं वो भी बताता हूँ। पहले मैं बता रहा था कि अगर हम ऐसा होता है तो 3 महीने का हम लोग जमा कर लेते हैं डिपॉजिट। अब उसमें एक फेस ये भी है कि अगर वो एम्प्लॉई, अगर आपकी एप्लीकेशन इस तरह से बना दी जाती है कि भाई मेरा केस कंसिडर किया जाए, मेडिकल ग्राउंड पे मेरा कुछ ऐसा हो गया, मैं अभी सर्विस नहीं कर सकता, मेरे फादर मदर या हस्बैंड वगैरह को, तो डीसी इम्पावर्ड है, वो उनकी 2 महीने की पे एग्जेम्प्ट कर सकता है, केवल 1 महीने का पैसा वो रख सकता है। ये डीसी की अपनी उसकी खुद की पावर है। दूसरा केस इस तरह से होता है कि जैसे मान लो मैंने पहले अप्लाई कर दिया था, मैंने आप लोगों को बताया नहीं हेडक्वार्टर में या आरओ में या स्कूल में, और अब मैं इमीडिएटली छोड़ना चाहता हूँ, तो उस केस में जो अगर रेगुलर एम्प्लॉय होता है, यानी जिसकी सर्विस 2 साल इन कंफर्मेशन हो गई है, उसको 1 महीने का पैसा आपके स्कूल में डिपॉजिट करना होता है। पर अगर कोई एम्प्लॉय कंफर्म नहीं है, प्रोबेशन में चल रहा है, और अगर वो छोड़ना चाहता है तो उसको 3 महीने का नोटिस पीरियड स्कूल में जमा करना नहीं, प्रोबेशन में 30 डेज सर। होता है। प्रोबेशन में 30 डेज है तो फिर 3 महीने रेगुलर का होगा। रेगुलर रेगुलर वालों के लिए 3 मंथ्स है, बट हाँ, अब मोस्टली केसेस में जो है 30 डेज कंसिडर कर लेते हैं, बट एज हाँ, पर हाँ, रूल अगर जाएंगे तो उसमें 90 डेज है, बट मोस्टली केसेस में 30 डेज कंसिडर कर लेते हैं। हाँ। अब एक दूसरा मेरा एक ये है कहना कि जो वही रही बात आपने कही टेक्निकल रेजिग्नेशन की, ये टेक्निकल रेजिग्नेशन किस बेस पे मिलता है या क्या होता है, इसको आप थोड़ा बताओ, नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बताता हूँ। टेक्निकल रेजिग्नेशन सर केवल उसी केसेस में मिलेगा जब हम किसी दूसरे एक जॉब से, एक गवर्नमेंट जॉब से किसी दूसरे गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, ठीक है ना? और केवल हायर पोस्ट पे उसको टेक्निकल रेजिग्नेशन का कारण यही है, सर अगर आप सेम पोस्ट पे जा रहे हैं तो आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं मिलता, आपको रेजिग्नेशन एक्सेप्ट सर हो जाता सेम है। पोस्ट पे भी मिल मगर जाता है, लोअर टेक्निकल पोस्ट पे नहीं रेजिग्नेशन मिलता केवल एक ही, सर। भूषण सर हाँ, केवल सेम एक ही पोस्ट पे भी मिल कंडीशन है कि जाता है। अगर आप हायर पोस्ट पे हैं। नहीं नहीं सर, टेक्निकल रेजिग्नेशन जो है वो हम या तो अपने इक्वल सेम पोस्ट पे जा रहे हैं, लाइक अगर 4600 ग्रेड पे है और 4600 ग्रेड पे के सेम पोस्ट पे जा रहे हैं, उस केस में भी उस मिल केस जाता में है। टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं कहलाता वो। टेक्निकल रेजिग्नेशन की जो डेफिनेशन वो यही है कि अगर आप अपने से हायर पोस्ट पे अगर अप्लाई करते हैं और वो बेनिफिट जो आपके पिछले जो आपने सर्विस के किए हैं
जैसे आपकी 2 साल की सर्विस हो गई या 3 साल की सर्विस हो गई, और उसका जो आपका पे अभी जो चल रहा है, पे प्रोटेक्ट जिसको आपने बोला, उस केस में वो वहाँ ऐड हो जाए, इसलिए वो एक्चुअली सर, माना जाता है। एक्चुअली क्या है कि जैसे हम हायर पोस्ट पे जाते हैं तो ऑब्वियसली हायर पोस्ट पे ग्रेड पे भी हाई रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे एक पे प्रोटेक्शन वाला इशू आता ही नहीं है, क्योंकि हाँ पास सर्विस के बेनिफिट्स का इशू आएगा और पे प्रोटेक्शन वाला बेनिफिट नहीं आता है, क्योंकि हायर पोस्ट पे ग्रेड पे ही हाई होता है और नॉर्मली लोग जो जाते हैं वो 2 साल या 3 साल जॉब करने के बाद तो उसे नेक्स्ट ग्रेड पे में हायर पे ही मिलता है। बट ये जो टेक्निकल रेजिग्नेशन है ना, मैं थोड़ा सा एक बार और क्लेरिफाई कर दूंगा ग्रुप में, बट जहाँ तक मुझे पता है ये या तो आप सिमिलर पोस्ट पे जा रहे हैं तब मिल जाता है, या आप हायर पोस्ट पे जा रहे हैं तब मिल जाता है, बट अगर आप किसी लोअर पोस्ट पे जा रहे हैं तो नहीं मिलता है। हाँ सर, ये इसका शायद सर्कुलर अभी आया था एक। हाँ अपने ग्रुप में एक सर्कुलर था, शायद 2016 या 2018 का है वो। हाँ, वो उसमें कंसोलिडेटेड सर्कुलर है ना, मैं भेजूंगा ग्रुप में। हाँ आप सिमिलर पोस्ट के लिए या हायर पोस्ट के लिए टेक्निकल रेजिग्नेशन अप्लाई कर सकते हैं, बट लोअर तो एक पोस्ट के चीज लिए और नहीं कर पूछना चाहता सकते। हूँ। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि टेक्निकल एजुकेशन के लिए क्या पहले से डिपार्टमेंट को बताना पड़ता है या इमीडिएटली ले सकते हैं? बिल्कुल सर, आपको पहले से प्रायर परमिशन लेनी होती है जब भी आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में उसका अप्लाई कर रहे हैं। पवन सर, उसका प्रोसेस ये है कि आप जब भी कोई उस यहाँ पोस्ट पे पे एक चीज अप्लाई ये है, करते हैं, तो आप स्कूल में पहले एक जैसे एप्लीकेशन उस एडवर्टाइज के साथ जमा करते हैं कि बिल्कुल ये हम फलानी पोस्ट में अप्लाई कर रहा हूँ। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो वो आप उनको एक ऑफिस में इंटीमेट करते हैं कि भाई मैंने इस पोस्ट पे अप्लाई किया था, अब मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं अब टेक्निकल रेजिग्नेशन चाहता हूँ कि मुझे वहाँ पे डिपार्टमेंट में जाना है। बिल्कुल। और वो एप्लीकेशन प्रिंसिपल अपनी कवरिंग लेटर लगा के वो हम्म, आपके रीजनल ऑफिस फॉरवर्ड करता है कि भाई हमारे यहाँ से इस एम्प्लॉय ने ऐसे ऐसे किया था। उसका परमिशन लेटर जो प्रिंसिपल ग्रांट करता है वो उसके साथ लगता है, और साथ लग के फिर वो आरओ जाता है ताकि आरओ उस केस को कंसिडर करे। एग्जैक्टली। जैसे सर, मान लो हमने कोई एग्जाम पहले से दे रखा है, जैसे ज्वाइन किया 2019 में केवीएस, हम्म, और एग्जाम हमने दिया 2018 में, हम्म, और उसका रिजल्ट भी आ चुका, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं है वहां पे, हम्म। ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई, और हमने केवी ज्वाइन कर लिया, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में उस सर जिस टाइम दिन में आपने आपको ज्वाइन पहले किया, इंटीमेट करना होता है। हाँ जिस दिन जिस आपने दिन ज्वाइन आपने किया ज्वाइन किया होता है उसी दिन आपको केवीएस एक इंटीमेशन लेटर देना होता है अपने हेड ऑफ दी ऑफिस को, अपने प्रिंसिपल को, कि सर मैंने ये जॉब इस डिपार्टमेंट में ये अप्लाई किया था, यहाँ पे मैंने एग्जाम दिया हुआ है, इसका रिजल्ट पेंडिंग है या ज्वाइनिंग पेंडिंग है, और ये इंटीमेशन आपको देना होता है, इसको आपकी पर्सनल फाइल में रिकॉर्ड करके होता है। जैसे सर उस टाइम जब मैं ज्वाइन किया था सितंबर में, उसके बाद नवंबर या दिसंबर में मैं गया था वेरिफिकेशन के लिए, तब एप्लीकेशन दी थी। उसमें मैंने मेंशन भी किया था कि मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहा हूँ इस पोस्ट के लिए, तो नहीं, उसको कंसीडर किया जाएगा? नहीं आपने इंटीमेशन दिया है। नहीं, आपने सर क्या उनका वैसे कहना एप्लीकेशन दी थी, पवन ये आपने है, लीव के लिए उनका एप्लीकेशन पवन दी कहना थी। ये है कि इन्होंने एक उस तरह से जाने से पहले प्रिंसिपल को इंटीमेट कर दिया कि मैं वेरिफिकेशन के लिए जा रहा हूँ, तो वो उनको वो उनको एक हाँ तरह से ट्रीट किया जाएगा, वो एक तरह से उनकी परमिशन हो गई। नहीं सर, ये हाँ, मैं वही ये वही। पूछना चाह रहा हूँ कि आपने लीव एप्लीकेशन में लिखा था कि मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहा हूँ, या आपने इंटीमेशन लेटर दिया था? दोनों, मैंने लीव भी लिखा था, फिर उसके बाद एक देना होता ना स्टेशन लीव इन- परमिशन, उसमें भी मेंशन किया था कि मैं इस पोस्ट के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ, तो वहाँ पे वेरिफिकेशन है, तो उसके वो लिए मैं जा रहा हूँ। सफिशिएंट है, वो सफिशिएंट है, वो सफिशिएंट है। और लीव का फॉर्मेट होता है, उसमें भी लिखा था। आई थिंक सेम क्वेश्चन था पूनम मैडम का भी, और इसमें यही है कि आपको ज्वाइन करने के तुरंत बाद इंटीमेशन देना होता है। एक क्वेश्चन था। हेलो। जी मैडम बोलिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, जी हाँ सर, मैडम। मैंने कोई इंटीमेशन नहीं दिया और मुझे ये जानकारी भी आपसे आज ही मिली है। हाँ, अब इस केस में मुझे क्या करना चाहिए? इस अब केस इंटीमेशन देना इस चाहिए? केस में यही है कि आप तुरंत, यानी कि कल जाके एक इंटीमेशन लेटर दीजिए अपने ऑफिस में कि सर मुझे इसके बारे में पता नहीं था, मुझे जैसे ही मुझे पता लगा, ये आप मेंशन कीजिएगा कि अवेयर अबाउट दिस रूल, कि मुझे इंटीमेट करना है। सो दिस इज प्लीज कंसिडर दिस एज माय इंटीमेशन लेटर दैट बिफोर जॉइनिंग केवीएस आई अप्लाइड फॉर सो एंड सो जॉब्स एंड सो रिजल्ट्स आर पेंडिंग। इस तरह से आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। नहीं सर, रिजल्ट भी आ हो चुका है, सके बस तो ज्वाइनिंग नहीं आई है। वो रिजल्ट की कॉपी और वो सब कुछ साथ लगा के एक एप्लीकेशन लेके, अगर आपने वो पुरानी क्या ऐड थी
आपने कैसे अप्लाई किया था, वो सारी डिटेल उस लेटर एप्लीकेशन में दे के आप प्रिंसिपल को इंटीमेट कर दें कि सर ये मेरा फर्दर ये है, और मैं कभी भी फर्दर अगर मेरा कोई रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो मैं उस पोस्ट पे जाना चाहती हूँ, तो वो फिर परमिशन इस तरह से उसको इंटीमेट किया जाए। हाँ ओके, थैंक यू सर। सर एक चीज और, जी। अभी मैं यहाँ प्रोबेशन में हूँ, इन केस अगर मैं छोड़कर जाती हूँ, यहाँ मुझे 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा सितंबर में, तो क्या अगले इंस्टीट्यूशन में मेरा प्रोबेशन में कोई फर्क पड़ेगा? प्रोबेशन कम होगा अगर टेक्निकल रेजिग्नेशन मिलता है तो? प्रोबेशन में नहीं कभी फर्क नहीं पड़ता मैडम। नहीं, प्रोबेशन जब भी उसका आप कोई न्यू पोस्ट कंसिडर नहीं या होता। न्यू पोस्ट ज्वाइन करती हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, या आप कोई भी नया डिपार्टमेंट ज्वाइन करती हैं, तो आपका दोबारा से प्रोबेशन चलेगा। और मेरा एग्जांपल ले वो लीजिए, मैं उनके केवीएस में। डिपार्टमेंट की तरफ से है। हाँ, इंटर हाँ, डिपार्टमेंट वो में भी उनके विद इन। डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता हाँ, है कि वो डिपार्टमेंट उसको कैसे कंसिडर इवन करे। विद इन डिपार्टमेंट भी, मान लीजिए जैसे मेरा केस है, मैं पहले नॉन टीचिंग स्टाफ में था जेएस से, और मेरा कंफर्मेशन भी हो रखा था। उसके बाद मैंने डायरेक्ट एग्जामिनेशन से, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से लाइब्रेरी क्रैक किया और एज ए लाइब्रेरियन जॉब कर रहा हूँ, तो मेरा दोबारा से प्रोविजन चलेगा न्यू पोस्ट पे। ओके, तो इस केस में मुझे जो आप पे प्रोटेक्शन वाला बोल रहे हैं, फिर मुझे क्या फर्क पड़ेगा सर यहाँ पर, पे प्रोटेक्शन सिवाय मैडम, ईएल? मैम जी, लीव बैलेंस है, आपकी कंटिन्यूस सर्विस काउंटिंग होती है, वो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। और आपका पे ओके, प्रोटेक्शन भी है कि एक इंक्रीमेंट आपको ऑलरेडी मिल चुका है यहाँ पे, या मिलने वाला होगा, या पवन, जो यही भी है इनका एक आपकी देन। मेन बेनिफिट होगा। हाँ जी, इनको यही बेनिफिट होगा कि जब भी वो नए डिपार्टमेंट में जाएंगी हाँ तो इनिशियली पे उनकी, जब तक कि हमारे केवीएस से पूरे पेपर्स ट्रांसफर नहीं होंगे, हाँ, जब तक तो उनको वहां की पे मिलेगी। इसके फ्रेश। बाद उनको एक इंक्रीमेंट जो 1 साल का इनको बेनिफिट हो चुका है, हाँ, वो विद एरियर उनको मिल जाएगा, यानी वो एक तरह से एक एडवांस चली जाएंगी। एग्जैक्ट के बाद। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। तो एक बात और क्लियर करनी है, हाँ जैसे हमने कहीं और एग्ज़ाम दिया है और हम किसी वजह से बता नहीं सके डिपार्टमेंट को, क्योंकि हम ये कंफर्म नहीं थे कि हम वो क्रैक कर लेंगे एग्ज़ाम, पर अचानक से हमको पता चलता है कि हम उस एग्ज़ाम में पास हो चुके हैं और मेरिट में हमारा नाम है, और हम फिर यहाँ से रेजिग्नेशन सर, देना आपने चाहते हैं, तो फिर तो जॉब ज्वाइन करने के बाद अप्लाई किया था? हाँ, जॉब ज्वाइन करने के बाद अप्लाई किया। उस केस में सर आपका कंसिडर नहीं करेंगे वो, क्योंकि आपने जॉब ज्वाइन करने के बाद अप्लाई किया था ना, इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे। आप देखिए, हमें कभी भी इसका नहीं तो पता सर होता आपको कि बस हम पूछने का तरीका ये हमारा होगा कि नहीं होगा, ये हमें कभी नहीं पता होता, वो डिपेंड करता है आगे आने वाली सिचुएशन पे। तो उसमें हमें यही है कि हमें हर बार इंटीमेट करना होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बता दूँ, मेरे को याद आ गया, बहुत अच्छा रहा कि देखिए 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। एक तो होता है, मान लीजिए ऑनलाइन फॉर्म निकला हुआ है, ठीक है? और मैंने अप्लाई करना है, तो उस केस में मैं परमिशन माँगता हूँ अपने हेड ऑफ़ द ऑफ़िस से, वो परमिशन देते हैं मुझे, और परमिशन देने के बाद, मिलने के बाद मैं अप्लाई करता हूँ जॉब, ठीक है? और एक केस और होता है, वो दूसरा केस ये होता है कि किसी डिपार्टमेंट ने वैकेंसी निकाली है 1 या 2 पोस्ट के लिए, और वो सिर्फ़ एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए वैकेंसी है। वो कह रहे हैं कि आपको इतने साल का इस ग्रेड पे इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का या 3 साल का। और उसके बाद वो कहते हैं कि अगर, और या फिर फ्रेश एम्प्लॉइज के लिए भी है, उसमें ये कंडीशन उन्होंने डाल दी है। उसमें एक कंडीशन होती है कि अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आपकी एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल रिसीव होनी चाहिए। जब इस तरह का कोई केस होता है, एडवर्टीजमेंट में इस तरह से लिखा हुआ है कि इफ यू आर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय इन एनी डिपार्टमेंट, योर एप्लीकेशन शुड बी रिसीव थ्रू प्रॉपर चैनल, तो उस केस में आप ऐसी ऐसी जॉब्स के लिए आप साल में केवल 2 बार अप्लाई कर सकते हैं, और साल में 2 बार आपके प्रिंसिपल आपकी एप्लीकेशन जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं उस डिपार्टमेंट को जहाँ पे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा बार कोई सिचुएशन आ जाती है कि आप तीसरी बार या चौथी बार अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस केस में फिर आपका केस जाता है रीजनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस फॉरवर्ड करता है। तो ये 2 तरह की चीज़ें, एक तो नॉर्मली आजकल तो केवल ऑनलाइन ही फॉर्म निकलते हैं ज़्यादातर, हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, उसके लिए सिंपली हमें परमिशन लेके अप्लाई करनी होती है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि आप कितनी बार परमिशन लेके अप्लाई करें। लेकिन कुछ एम्प्लॉयर होते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं, तो आपको थ्रू प्रॉपर चैनल ही एप्लीकेशन भेजनी है, आप डायरेक्ट भेजेंगे तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको थ्रू प्रॉपर चैनल ही भेजनी है। तो थ्रू प्रॉपर चैनल वो कैसे जाती है एप्लीकेशन, फिर आप एप्लीकेशन फिल करेंगे, प्रिंट आउट लेके फॉर्म का एप्लीकेशन फिल करेंगे और अपने ऑफिस में सबमिट करेंगे। आपके प्रिंसिपल उसको कंसिडर करते हुए उस एप्लीकेशन में अपना फॉरवर्डिंग लगा के
उस नए डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करेंगे। तो ऐसे वाले जो जॉब्स होते हैं ना, उसके लिए हमें मैक्सिमम 2 बार ही एक एकेडमिक ईयर में अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले सर लें। इस अगर प्रोबेशन सर, हेलो। हाँ सर, प्रोबेशन में अगर हम हैं तो क्या ये जो 2 बार आपने बताया जो ये फॉर्म के थ्रू करते हैं, ये कर सकते हैं प्रोबेशन में? हाँ सर, प्रोबेशन में हाँ, भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। प्रोबेशन में भी कर सकते हैं। और मैंने अच्छा अभी सर, अप्लाई एक चीज और पूछनी है। प्रिंसिपल ने हम एक-एक करके सर, बोलिए सर। मैं ये जानना चाहता हूँ पे प्रोटेक्शन के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है? सर मैं ये ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, आप थोड़ा-सा लेट ऐड हुए थे, तो मैं वीडियो डालूँगा तो आप देखिएगा, ओके। ठीक है? हाँ सर, आप बोल रहे थे कुछ? छोटा सा सर प्रोबेशन छोटा सा ब्रीफ इतना सा है पवन कि उसमें पे प्रोटेक्शन जो एक्चुअली अगर वो टेक्निकल रेजिग्नेशन लेके जाते हैं तो वो आपकी नए डिपार्टमेंट में पे प्रोटेक्ट हो जाती है ना, जिस पे पे आप अभी काम कर रहे हैं नए डिपार्टमेंट में उसी पे से आगे शुरू होंगे, हाँ, इसको पे प्रोटेक्शन बोलते हाँ, वो जब वो पास्ट सर्विस काउंटिंग आपकी एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद। और सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पहले बीएसएफ में जॉब की है और वहाँ पे मेरा टेक्निकल रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ है हुँ, और केवीएस में मैं आ गया हूँ। केवीएस में आरओ में मैंने अप्लाई किया तो केवीएस वालों ने रिप्लाई दे दिया कि आपकी जो पुरानी पास्ट गवर्नमेंट जॉब के सर्विस हम आपको नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ का सिस्टम अलग है, क्योंकि वो बीएसएफ एमएचए के अंडर आती है, गार्डी के अंडर आता है, नहीं तो सर, इसलिए वो कोई। देखिए मैं आपको बताऊँ, अगर इस तरह का रिप्लाई मिला है तो आप मैं आज एक सर्कुलर शेयर करूँगा पे प्रोटेक्शन और पास सर्विस बेनिफिट्स के बारे में, वो आप सर्कुलर अटैच करके दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इस तरह की सिचुएशंस आती हैं, लेकिन इस तरह की सिचुएशन सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नहीं आती हैं। इस तरह की सिचुएशंस आती हैं जब हम स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में जाते हैं, तो उस तरह की सिचुएशन पवन सर आती है कई इसका बार। इनका इनका इसका रीजन दूसरा भी हो सकता है। एक्चुअली में क्या होता है, कुछ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट में कवर होती हैं। जैसे सपोज करो आपके अगर कोई सीआरपीएफ वगैरह का कोई केस ऐसा है और वो पे स्केल अगर हमारे केवीएस में लागू नहीं होता है, जैसे सपोज करो हमारा एक सब स्टाफ का अगर पे स्केल 2550 रुपए है और हुँ, वो अगर हमारे केवीएस में अगर 2550 की कोई हमारे वो नहीं है तो वो उसको अलाउ नहीं करते हैं, उसको एज ए फ्रेश ही ट्रीट होता है। हमारे डिपार्टमेंट से अगर हम किसी और डिपार्टमेंट, जैसे मान लो मैं रेलवे में जाना चाहता हूँ और रेलवे में अगर मेरी 5500 की कोई बेसिक पे नहीं है तो वो उसको एज ए फ्रेश ही ट्रीट हाँ करेंगे। सर, वो परमिशन देते हैं नहीं देते हैं, ये सभी वैसे सेंटर टू सेंटर और वो सेंट स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट में तो सेम पे स्केल चलता है ना। है हाँ, पर बीएसएफ और कईयों में क्या केवीएस में होता है कि सेम जहाँ है पे सर। बीएसएफ वगैरह जो होता है ये अलग से इनकी ये एक्चुअली में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की फुल फ्लैश पोस्ट नहीं है, ये भी एक तरह से ऑटोनोमस होती है। नहीं, तो इसलिए वो कई बार लेकिन गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो आपकी परमिशन मानता है नहीं मानता। सर ये लेकिन सिचुएशन पे 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 स्केल सेम है सर, बीएसएफ और केवीएस का सेम 7th पे स्केल है, सेम है। हाँ फिर तो करेगा, फिर फिर करेगा, आप उसको थ्रू फिर प्रॉपर चैनल एक बार करेगा, फिर से भेजिए आप दोबारा से पूरा अप्लाई प्रोसेस कीजिए सर। करके। सर ऐसा होता है, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करता और हमेशा बोलता हूँ कि देखिए हो सकता है कि जिस एम्प्लॉई ने जिसने डील किया उसने किसी न कोई कहीं गलती कर दी हो या कोई ऐसा रूल कोट किया हो जिसके बारे में हम अवेयर ना हो, लेकिन आपको मैं जो सर्कुलर भेजूँगा आप उसे पढ़िएगा। अगर उस सर्कुलर में आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिट होते हैं, तो आप उस सर्कुलर को लगा के दोबारा अप्लाई कीजिए। हो सकता जी है ओके कोई सर। मिस्टेक हो गई, ठीक है? ओके सर। एक पवन सर सर, आपको मेरा ग्रुप क्वेश्चन है में सर। पवन सर, सुमित्रा मैडम ने क्वेश्चन पूछा है, हाँ, हाँ। एक सुमित्रा मैडम ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या रेजिग्नेशन के टाइम पे एलपीसी मिलती है और एनपीएस ट्रांसफर होता है। तो हाँ, इसका रिप्लाई ये है कि हाँ, एनपीएस आजकल कहीं भी आप कटवाएं वही नंबर सेम कंटिन्यू चलेगा और आपका एनपीएस ऐसा का ऐसा उधर का उधर ट्रांसफर हो जाता है। रही बिल्कुल। बात आपके एलपीसी की, तो जब भी आप केवीएस छोड़ोगे आपको कहीं पे एक रिलीविंग ऑर्डर जो बनता है उस रिलीविंग के साथ में आपको एलपीसी भी दी जाती है कि ये ऐसे ऐसे अगर आपने टेक्निकल रेजिग्नेशन दिया है तो फिर इसमें आपको दोनों ही चीजें मिलेंगी, रिलीविंग मिलेगा और साथ में एलपीसी और ऑफिशियली पेपर भी। बिल्कुल। हाँ सर, कुछ बोल रहे पवन थे? सर, मैं एक हाँ, जानकारी चाहता था सर। बोलिए सर। सर मैं ये पूछना चाहता था, जैसे मेरा ना अभी 2 या 3 महीने के बाद मेरा कंफर्मेशन हो जाएगा हुँ, सर। मैं बट मेरे को अब रेजिग्नेशन जैसे देना है तो वो प्रोबेशन से पहले देना अच्छा रहेगा या बाद में देना अच्छा रहेगा?
सैलरी बचाने के लिए, मतलब वो उनको पैसा नहीं देना पड़े केवी को। आप बॉन्ड वाले में है? नहीं सर, वो 2018 में ज्वाइन किया था, बाद में वो 6 मंथ के बाद, बट 17 का रिक्रूटमेंट है, 17 वाला। उसमें आपने कोई बॉन्ड नहीं भरा ना? नहीं सर, नो। तो सर आपको देखिए, जब भी आप रेजिग्नेशन देंगे आपको मिनिमम अपने आपके टेन्योर के हिसाब से, अगर आप प्रोबेशन में हैं तो आपको 30 डेज का नोटिस पीरियड सर्व करना है, अगर रेगुलर हैं तो 90 डेज का सर्व करना है। तो आप रेजिग्नेशन, जब आपकी डेट कंफर्म हो जाए ना कि इस डेट तक आपको ज्वाइन करना है, उस टाइम पे आप इंटीमेशन ऑफ रेजिग्नेशन दे दीजिए। ओके ओके। हाँ सर पहले वो बाद में अगर मान लीजिए पहले से confirmation- आपने दे दी तो आप, और आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया, तो उस डेट पे आपको रिलीव कर दिया जाएगा स्कूल से। और मान लीजिए उसके बाद 1 महीना और वेट करना पड़ा आपको ज्वाइनिंग के लिए, तो खाली बैठे रहेंगे ना। तो बेटर ये रहेगा कि जब आपकी डेट कंफर्म हो जाए ज्वाइनिंग की, उस टाइम पे आप इंटीमेशन ऑफ रेजिग्नेशन दीजिएगा। ओके सर, कंफर्मेशन के बाद फिर 3 मंथ्स का है फिर? हाँ, जब आपकी डेट कंफर्म हो जाएगी ना सर, उस टाइम पे अप्लाई कीजिए। हाँ ये वो बेटर है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ मैडम बोलिए। मैंने 2019 में ज्वाइन किया है, बॉन्ड भी साइन किया है, लेकिन साथ ही मैंने एटॉमिक एनर्जी स्कूल जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से है, वहाँ पर भी एग्जाम दिया था, उसका स्किल टेस्ट भी पास किया, लेकिन उसकी पोस्टिंग नहीं आई थी, तो इससे पहले वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया तो इधर ज्वाइन कर लिया। अब अगर वहां पर मेरा हो जाता है, स्किल टेस्ट में पास हूँ ये आ गया है, लेकिन पोस्टिंग कहाँ मिलेगी ऐसा मतलब कुछ आया नहीं है, अगर अब आ जाता है तो क्या मैं यहाँ पे रिजाइन करूंगी तो वो 2 लाख रुपए मुझे जमा करने पड़ेंगे केवीएस में? बिल्कुल मैडम, आपने बॉन्ड भर के सबमिट किया है ना, तो आपको सबमिट देना ही पड़ेगा। नहीं, लेकिन सेम पोस्ट पे अगर 2 साल है सर। अब आप 2 साल तक 2 साल तक बॉन्ड है कि आप इस केवीएस की आप जॉब नहीं छोड़ेंगी। और दूसरी बात कि अगर आपने उनको इंटीमेट किया नहीं है तो वो आपको किस बेस पे रिलीव करेंगे, इसलिए वो पैसा केवीएस रखेगा। अच्छा, अभी इंटीमेट कर सकती हूँ क्या? मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा इंटीमेशन देने से कुछ हो सकता है, क्योंकि मुझे तो पहले ही पता। देखिए मैम, आप इंटीमेट बेशक कर सकती हैं, ठीक है, और इंटीमेशन के बेसिस पे जब भी आप छोड़ेंगी उस टाइम पे आप टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। बट केवीएस अभी जो केवीएस की अभी प्रेजेंट पॉलिसी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड के पैसे में किसी को भी अभी तक कोई छूट नहीं मिली है, तो आपको बॉन्ड का पैसा तो फिर भी पे करना ही करना है। अच्छा अच्छा, ठीक है बॉन्ड तो पे करना ही पड़ेगा। हाँ, ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, एक व्हाट्सएप पे घूम रहा है डीओपीटी का सर्कुलर कि अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब से दूसरे गवर्नमेंट में जाते हैं तो आपको बॉन्ड पे करने की जरूरत नहीं होती है। बट इसकी वेरिफिकेशन नहीं है कि वो सर्कुलर लगभग 25-30 साल पुराना सर्कुलर है, और केवीएस ने उस सर्कुलर को, उस डीओपीटी रूल को एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है, ऐसी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। और ना ही केवीएस ने अभी तक जितने भी लोग गए हैं छोड़ के, उन लोगों में से किसी को भी कोई छूट दी है इसके बाद। तो अभी तो आप ये मान के चलिए कि आपको बॉन्ड का पैसा पे करना ही करना है। ठीक है सर, थैंक यू सर। एनओसी फॉर पीएचडी सबमिशन, आई हैड रजिस्टर्ड फॉर पीएचडी बिफोर माय ज्वाइनिंग। सर भूषण सर, आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? पीएचडी बताएं क्या क्वेश्चन है सर? क्या क्वेश्चन है बताओ? ये पूछ रहे हैं क्या एनओसी रिक्वायर्ड है पीएचडी सबमिशन के लिए, अपनी थीसिस सबमिट करने के लिए? जहां अप टू पीजीटी और आपका वाइस प्रिंसिपल अगर किसी पोस्ट पे, या आपकी कोई, जैसे हम बीएड डिग्री चाहते हैं या आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो केवल एक आपको प्रिंसिपल को इंटीमेट करना पड़ेगा कि मैं इस सब्जेक्ट के लिए करना चाहता हूँ और मुझे परमिशन दे जाता हूँ, वो प्रिंसिपल उसका कॉम्पिटेंट होता है। तो आपको इसके लिए भी, अगर आपने ज्वाइनिंग से पहले किया है पीएचडी और आपको अब थीसिस सबमिट करना है, उसके लिए पब्लिश करना है, उसके लिए एनओसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप एक इंटीमेशन स्कूल को दे सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जब मैंने ज्वाइन किया था तो उसी डेट पे मैंने जो है एक लेटर अपने डिपार्टमेंट से लेके दिया था केवीएस में कि मैं यहाँ से मतलब 2015 में रजिस्टर्ड हूँ, तो इज दैट ओके? हाँ हाँ सर, यस इट इज ओके। क्योंकि जो अभी प्री सबमिशन का टाइम आ रहा है तो मुझे टेंशन हो रही थी कि शायद इसके लिए एनओसी की जरूरत है या प्रिंसिपल से परमिशन लेना ही इनफ होगा। नहीं सर, इसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। आपने एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग अगर आपने इंटीमेट कर दिया है तो वो सफिशिएंट है, उसके लिए आपको कुछ जरूरत नहीं। पवन सर, एक चीज ये बताइए,
सर जैसे मान लो हम इस जॉब को रिजाइन करते हैं, उसके बाद कुछ ऐसा प्रोविजन है कि 2 साल के अंदर अगर हम फिर से आना चाहें तो आ सकते हैं, कुछ ऐसा सुना है मैंने, सर क्या है ये वही चीज? मैंने बताया था, आपने सुना नहीं क्या, वो लियन वाला, लियन वो रिटेन करना होता है। नहीं था, हाँ बाद में मैंने हाँ ज्वाइन किया ठीक है। है, मैं वीडियो पोस्ट करूंगा, आप उसमें डिटेल देगा। हम लियन के लिए अप्लाई करते एक हैं, और अगर आपका लियन एक्सेप्ट हो जाता है तो वो मैक्सिमम 2 साल का पीरियड होता है। हो सकता है केबीएस जो है 1 महीने के लिए लियन आपको दे, या 3 महीने के लिए दे, या 1 साल के लिए दे, या हो सकता है मैक्सिमम पूरे 2 साल के लिए दे दे। तो उस पीरियड में आप जब भी चाहें वापस आना, आप आ सकते हैं। बाकी इसका पूरा प्रोसीजर मैंने डिस्कस किया है आज के वीडियो में, आज की मीटिंग में, तो आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा। ठीक पवन है सर, सर, थैंक इसमें एक ये भी है, अगर आपने विदाउट टेक्निकल रेजिग्नेशन, अगर आप केवल सिंपली रिजाइन कर दिया कि मैं अब काम नहीं करना चाहता, आप बताना नहीं चाहते कि आपने कहीं ज्वाइन किया नहीं किया, आपने केवल रेजिग्नेशन दे दिया, तो विद इन 6 मंथ आप अगर उस प्रिंसिपल के थ्रू डीसी ऑफिस भेजते हैं तो भी आपको वापस रिइंस्टेट किया जा सकता है, बशर्ते कंडीशन ये लागू होगी कि उस जगह पे वो पोस्ट खाली है, डीसी उस केस को आगे फॉरवर्ड करता है, आपको हेडक्वार्टर से परमिशन मिलती है कि नहीं मिलती है, पर विद इन 6 मंथ आप वापस भी आ सकते हैं। सर क्वेश्चन, मेरा एक हेलो, सवाल है। आवाज नहीं आ रही है, एक एक करके बोलिए प्लीज। मेरा एक सवाल है सर, जी मैडम बोलिए। जो एक मैंने एक बार पढ़ा था कि पब्लिक सर्विस में अगर ज्वाइन करना है केबीएस से, मतलब रिजाइन देके पब्लिक सर्विस में ज्वाइन करना है, तो केबीएस में कुछ वो मतलब कंडीशन वगैरह वो नहीं, वो तो मतलब पकड़ते वो नहीं। सभी डिपार्टमेंट्स पे लागू होता है। अगर आप पब्लिक सर्विसेज में जाना चाहती हैं तो पब्लिक सर्विसेज जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यूपीएससी कंडक्ट करता है, पब्लिक सर्विसेज के लिए आपको परमिशन नहीं लेनी होती है, परमिशन की अच्छा, तो जरूरत मैं नहीं होती है। आप डायरेक्टली अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप एनओसी के लिए और रेजिग्नेशन के लिए, टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इस सिचुएशन में भी क्या मुझे 30 दिन का नोटिस बिल्कुल, देना पड़ेगा? नोटिस पीरियड तो आपको हमेशा सर्व करना पड़ेगा। और इस ऐसे सिचुएशन में मेरा एनपीएस आएगा आगे? एनपीएस तो आपका हमेशा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बेशक आप नॉर्मल रेजिग्नेशन से भी जाती हैं तो भी एनपीएस आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, उसके लिए टेक्निकल रेजिग्नेशन की भी जरूरत नहीं तो मतलब सर मैं मेरा सिंपल। है। हेलो। जी मैडम बोलिए। हाँ, तो फिर मैं यानी कि सिंपली मैं रिजाइन करके 30 दिन का नोटिस पीरियड देके मैं अपने जहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ है वहाँ पे मैं जा सकती हाँ, हूँ। बशर्ते कि वो पब्लिक सर्विसेज या सिविल सर्विसेज हो। अच्छा, ठीक है। ठीक है, जी सर बोलिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन दो था। पहला सीन ये था कि लेन में हम एड्रेस किसको करेंगे, अपॉइंटिंग अथॉरिटी को या किसी और को। दूसरा प्रश्न सर मेरा ये था कि यदि मान लीजिए कि कोई पीजीटी है या कोई पोस्ट पे है, और वो अपनी छोटी पोस्ट पे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, तो क्या उसको अनुमति मिलेगी? या सेम पोस्ट पे मान लीजिए पीजीटी या पीजीटी में जाना चाहे स्टेट गवर्नमेंट में, तो क्या उसको अनुमति नियमानुसार दी जा सकती है? सर देखिए, जी सर लोअर जी पोस्ट सर। के लिए लोअर पोस्ट के लिए आपको परमिशन नहीं मिलेगी, और ना ही टेक्निकल रेजिग्नेशन मिलेगा, ना ही रिटेन किया जाएगा। लोअर पोस्ट के लिए उस नहीं, केस में आप केवल रेजिग्नेशन करके केवल जा सकते हैं। रेजिग्नेशन करके जा सकते हैं। और लियन के लिए आपको जब जब आप अप्लाई करते हैं तो थ्रू प्रॉपर चैनल आप सीधा कमिश्नर को एड्रेस करते हैं, लेकिन वो होता है थ्रू प्रॉपर चैनल, आपको मेंशन करना होता है और अपने स्कूल में अपने हेड ऑफ द ऑफिस यानी कि प्रिंसिपल को देना होता है। वो उसको आगे एड्रेस करेंगे डिप्टी कमिश्नर को, और फिर डिप्टी कमिश्नर उसको आगे हेडक्वार्टर फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर। लेकिन सेम पोस्ट के लिए सर, अगर सेम मान लीजिए सेम पोस्ट के, जी सेम पोस्ट के लिए जा सकते हैं। जी, मतलब जिस लेवल में, अगर लेवल 8 में है तो लेवल 8 में वो जा सकता है, हाँ उसको हाँ परमिशन मिल जाएगी। जी। अच्छा ओके, थैंक यू सर। एक पवन इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक डॉक्टर मोहम्मद अशार ने लिखा है कि क्या प्रोबेशन पीरियड में हम हायर पे स्केल में अप्लाई करना चाहते हैं, तो बिल्कुल यस, आप बिल्कुल लोग हायर स्केल में कर सकते हैं। अगर आप विद परमिशन लेना चाहते हैं तो विद परमिशन भी ले सकते हैं, और अगर आपने ऑलरेडी कहीं अप्लाई कर रखा है और वो आप इंटीमेट करते हैं तो उसका भी आपको, चाहे प्रोबेशन हो चाहे आप वैसे रेगुलर हो, तो दोनों केस में वो कंसिडर किया जाएगा। इसी में एक मैडम का ये भी कहना था कि क्या प्रोबेशन में भी लेन कर सकते हैं, तो इसका रिप्लाई भी यस है, आप प्रोबेशन में भी लेन के लिए आप अप्लाई अप्लाई कर कर सकते सकते हैं। उसके बाद सर एक सवाल और है। जी मैडम बोलिए।
सर जैसे कि मैंने जैसे पब्लिक सर्विस में अप्लाई, डिपार्टमेंट मेरा वही है कि पब्लिक सर्विस का डिपार्टमेंट है, लेकिन जो पोस्ट है वो टीचिंग का ही है। नहीं मैडम, और उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो इंटीमेशन दीजिए, और अगर आप अप्लाई कर रही हैं तो परमिशन लीजिए। अच्छा, लेकिन पब्लिक पब्लिक सर्विसेज से मेरा मतलब ये था, जैसे सिविल सर्विसेज से आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो होती हैं, यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम कंडक्ट करता है उससे मतलब था, या फिर स्टेट गवर्नमेंट जैसे पीसीएस वगैरह के एग्जाम कंडक्ट करती है उससे मतलब था। लेकिन अगर मतलब जगह वही है जहाँ से अप्लाई मैंने किया है वो पब्लिक सर्विस का हाँ, ही है, लेकिन बहुत सारे स्टेट में पब्लिक सर्विस जो डिपार्टमेंट है वही कंडक्ट करते हैं टीचिंग पोस्ट के लिए या अदर पोस्ट के लिए भी, बट उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, अगर मुझे बेनिफिट चाहिए। जी, अगर आपको बेनिफिट चाहिए। और यहाँ पे कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या हम हायर स्टडी के लिए परमिशन लेनी होती है और उसमें प्रिंसिपल आपको रिटर्न एप्लीकेशन या कोई परमिशन देंगे। तो इसका जवाब यही है कि हाँ, आपको जो भी हायर एजुकेशन लेते हैं वो एक 10% पर्टिकुलरली कोटा होता है। अगर आपके यहाँ 40 का स्टाफ है तो एट ए टाइम 10% स्टाफ को परमिशन दी जाती है। एक वैसे एकेडमिक ईयर में परमिशन डिपेंड करती है, हाँ, आपके डीडीओ पे वैसे तो एक डिपेंड करती है, पर वैसे 10% का कोटा होता है अगर आप अप्लाई करना चाहें, और उसको बाकायदा प्रिंसिपल आपको एक परमिशन लेटर देगा कि सच एंड सच इज गोइंग फॉर परस्यू ये प्रोग्राम, पीएचडी प्रोग्राम या जो भी प्रोग्राम है उसके लिए वो परमिशन फिर आपको परमिशन राइटिंग में लेटर देगा। देते हैं, तो उसमें उसकी एक कंडीशंस होती कॉपी, हैं कि आप कोई वो छुट्टी नहीं एक लेंगे। कॉपी आप, हाँ, आपको सर्विस बुक में लग जाती है एक कॉपी उसके उसमें, और उसमें ये बाकायदा लिखा होता है कि अगर कोई स्टडी का प्रोग्राम है उसमें नहीं होगा, केवल एग्जामिनेशन के बीच में आप सीएल या लीव लेके जा सकते हैं, अदरवाइज कोई छुट्टी ओनली फॉर नहीं द है। एग्जामिनेशन डेट्स आपको छुट्टी मिलेंगी, आप पेपर देने के लिए जा सकते हैं, बट आप स्टडी करने के लिए, क्लास अटेंड करने के लिए इस तरह की कोई छुट्टी आपको नहीं मिलती है। और परमिशन लेना मस्ट होता है। देखिए, अगर आपने परमिशन नहीं ली है हायर स्टडीज के लिए तो वो आपके सर्विस बुक में एंट्री नहीं होगी, और सर्विस बुक में एंट्री नहीं होगी तो मतलब आप उस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पे डिपार्टमेंट से कोई बेनिफिट नहीं ले सकते। मान लीजिए आप दूसरे पोस्ट डिपार्टमेंट में ही अप्लाई कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं एलिजिबल हूँ, बट आपकी सर्विस बुक में वो रिकॉर्डेड नहीं है, आपने परमिशन नहीं ली थी, तो उस बेसिस पे आपका परमिशन जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। सर एक क्वेश्चन मेरा है, जैसा आपका ही एक क्वेश्चन है शायद, जैसा आपकी पोस्ट थी, आप जैसे अभी नॉन टीचिंग से टीचिंग में आए, एक मोनिका मैडम लिख रही है कि अगर मैं नॉन टीचिंग से टीचिंग में आना चाहती हूँ तो मुझे कैसे, क्या टीचिंग में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ये कर सकते हैं, आप चाहे किसी भी पोस्ट पे हो, आप चाहे टीचिंग में आना चाहते हैं चाहे नॉन टीचिंग में आना चाहते हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई वो विद इन डिपार्टमेंट के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई परमिशन नहीं लेनी होती है या कोई एनओसी की जरूरत नहीं पड़ती है, कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ती है। सर एक क्वेश्चन मेरा है, मेरा भी था, मैंने मास्टर्स की परमिशन नहीं ली थी, मेरे प्रिंसिपल सर ने मना कर दिया था कि 30% स्टाफ को वो दे चुके हैं तो अब आपको नहीं दे सकते हम, पर उन्होंने ये कहा था कि जब आपकी मास्टर्स हो जाए आप एप्लीकेशन लिख के दे देना, हम आपकी सर्विस बुक में उसको ऐड कर देंगे। और फिर वहां से अब मेरा ट्रांसफर हो गया है दिल्ली, और दिल्ली में ये चीज मैंने बताई थी कि मैंने मास्टर्स में ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन वो अभी कुछ उसकी एप्लीकेशन वगैरह कुछ एक्सेप्ट नहीं हुई है, और उसके बेस पे, मास्टर्स के बेस पे मुझे सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई करना है, तो अब क्या मुझे टेक्निकल रेजिग्नेशन या इनकी परमिशन मिलेगी? यहाँ दो चीजें हैं मैम, देखिए, सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कभी परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है, सिविल सर्विसेज के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, एमए का जो आपने कंप्लीट किया है उसके लिए आपने परमिशन लेनी चाहिए थी, वो परमिशन आपको नहीं दी गई है, तो वो आपके सर्विस बुक में एंटर नहीं होगा। जब तक आपको आपके पास उसकी परमिशन नहीं रहेगी तब तक वो सर्विस बुक में एंटर नहीं होगा। देखिए, सॉल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, हर चीज का सॉल्यूशन होता है। अगर प्रिंसिपल का कोटा पूरा हो गया था, उनके पास 10% स्टाफ को परमिशन देने का कोटा होता है प्रिंसिपल के पास, तो अगर एक स्कूल में 40 का स्टाफ है तो वो 4 लोगों को ही परमिशन दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो उस केस में क्या होता है कि जब 4 लोगों का कोटा पूरा हो गया और किसी फिफ्थ एम्प्लॉय ने अप्लाई किया है कि मुझे हायर स्टडीज के लिए परमिशन चाहिए, तो हायर स्टडीज के लिए परमिशन लेने के लिए वो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो रीजनल ऑफिस फॉरवर्ड कर दिया जाता है, फिर उनको परमिशन जो है वो रीजनल ऑफिस से मिलती है, और से परमिशन मिलने के बाद वो परमिशन की कॉपी एक एम्प्लॉय को दी जाती है, एक आपके सर्विस बुक पर्सनल फाइल में रखी जाती है। और उसके बिना देखिए, हम
कोई भी गलत हो सकता है, कोई भी सही हो सकता है। यहाँ पे कोई भी एकदम ऐसा सुपर हीरो नहीं है जो बिल्कुल आपको सही चीजें बताएगा। तो पवन आप सर, इस मामले में इनको ऐसा करना होगा कि एक एप्लीकेशन पुराने प्रिंसिपल को भेजें कि सर मैंने आपके टाइम में ऐसे मैंने ये किया था, और क्योंकि हमारा उस समय स्टाफ ने ये आपके परमिशन ऑलरेडी हो चुकी थी, तो मेरी परमिशन के लिए आप रीजनल ऑफिस फॉरवर्ड कर दीजिए, और उस बेस पे ही इनकी एमए की कंसिडर अब हो सकती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप अभी जो करंट प्रिंसिपल है आप उसको इंटीमेट कर दीजिए कि भाई मैंने ऐसे कोर्स मैंने एमए किया हुआ है, और अगर आपके यहाँ किसी कोटे में अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप मेरे को परमिशन दे दीजिए। तो इस बेस पे भी हो सकता है अगर आपका ये प्रिंसिपल कंसिडर करता है, सर क्योंकि अभी मैं पढ़ विदाउट। रही हूँ, मतलब मेरे कंप्लीट नहीं हुए, तो मैं अभी अप्लाई कर सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल अभी आप हाँ जी अप्लाई जी जी, कर कीजिए सकते कर और सकते कर रिकमेंड सकते कीजिए। थैंक यू सर। जी, एक सर रीना मैडम ये का एक क्वेश्चन है बात कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम के लिए आपको परमिशन की जरूरत नहीं है मैम। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या सेंट्रल गवर्नमेंट यूपीएससी की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो है उसके लिए आपको परमिशन की जरूरत नहीं सर अगर हम सर सेंट्रल से स्टेट में जा रहे हैं तो क्या बेनिफिट सारे मिलते हैं? है। मान सर लो वो सेंट्रल। देखिए वो डिपेंड करता है आपके न्यू एम्प्लॉयर के ऊपर। तो आप जैसे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए सेंट्रल कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन आप सेंट्रल टू स्टेट या स्टेट टू सेंट्रल आते हैं ना, तो वो आपके न्यू एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे। बट स्टिल आप एक आप ये कर सकते हैं कि आप जाएं टेक्निकल रेजिग्नेशन के साथ, ताकि आपको जो आगे के बेनिफिट हैं उसके लिए एटलीस्ट आप अप्लाई तो कर पाएंगे। वो डिपेंड करेगा कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, बट अप्लाई कर पाएंगे। जी सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सर। ये क्या होता है नमस्ते पवन, सर। इस सर केस मेरा एक में सवाल मैं था। इसलिए ये कुछ एक चीजें जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट वाली इसलिए होता है, जैसे यूजीसी में क्या सिस्टम है कि दिल्ली या जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ वो लोग नए पे स्केल से 7 सीपीसी से चला रहे हैं, पर जो जैसे जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी है या जैसे मान लो और जोधपुर वगैरह यूनिवर्सिटी है, वहाँ वो लोग अभी भी 6 पे कमीशन के ही उसको कंसिडर कर रहे हैं। यानी अगर कोई न्यूली रिक्रूटेड टीचर अगर वहाँ पे कोई लेक्चरर लगता है तो वो 6 पे से ही लगता है, और उसके बाद उस 2 साल बाद कंफर्म करके 7 सीपीसी में लाते हैं। तो इस केस में अगर कोई नई पोस्ट से आपको रिजाइन करके, मान लो मैं दिल्ली से रिजाइन करके जयपुर में जाना चाहता हूँ, तो वो उस डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो डिपार्टमेंट क्या चाहता है। क्या आपकी पुरानी उसको कंसिडर करता है नहीं करता, ये उस नए वाले डिपार्टमेंट पे डिपेंड है। हमारा पुराना डिपार्टमेंट से उसका कोई लिंक। ठीक है सर। ये हाँ सर बोलिए, देवाशीष जी बोलिए सर। सर मेरा एक सवाल था कि मेरे को ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए हैं केबीएस में काम करते हुए, और जब मैं यहाँ पर ज्वाइन हुआ था उससे पहले मैंने एक डीएसएसबी का एग्जाम दिया था, उसका रिजल्ट अब आ गया और मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया है। तो मुझे पूछना था कि मतलब मैंने ऐसा सुना है कि वो बोल रहे हैं कि अगर आपको केबीएस एनओसी दे देता है तो हम आपकी सर्विसेज जो भी हैं वो ऐड कर देंगे, जो भी मेरा इंक्रीमेंट वगैरह है। तो लेकिन अब क्या है कि ये एग्जाम पहले हुआ था, तो एनओसी मतलब देने के लिए ऐसे बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि नहीं मिलेगी आपको एनओसी। तो सर उस केस सर में क्या आपने करेंगे? ज्वाइनिंग के टाइम पे इंटीमेट किया था? सर इंटीमेट तो किया था हमने अगर प्रिंसिपल आपने को, किया बट था उसके बेसिस पे आप अप्लाई कीजिए, और अगर हाँ जी प्रिंसिपल मना कर रहे हैं आप उनसे आराम से रिक्वेस्ट कीजिए कि सर मेरी वैसे भी एनओसी जो है रीजनल ऑफिस से मिलती है, तो आप हाँ जी इंटीमेशन लेटर साथ में अटैच करके रिप्रेजेंट कीजिए कि मुझे एनओसी चाहिए और मेरे को एनओसी के लिए अप्लाई करना है। देखिए उसमें भी आपको हमेशा बोलता हूँ कुछ चीजें होती हैं जिसमें डिप्टी कमिश्नर या प्रिंसिपल की डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। तो एनओसी देने की डिस्क्रिशनरी पावर डीसी के पास है। अगर वो समझते हैं कि आपको देनी चाहिए तो वो आपको देंगे, अगर वो मना कर देते हैं तो आप एज ए राइट आप कभी भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। अच्छा। और सर दूसरा ये था कि जैसे मेरे एक और फ्रेंड था, वो अभी उन्होंने बॉन्ड के अंदर ज्वाइन करा था सर्विसेज को, हाँ। तो वो ये पूछना चाह रहे थे कि मतलब अगर 2 लाख का बॉन्ड अगर वो देते हैं तो क्या फिर एनओसी मिल जाएगी? सर क्योंकि वो देखिए तभी बॉन्ड प्रोसेस के अंदर। बॉन्ड पे करना वो एक अलग मैटर है और एनओसी का मैटर अलग है। उसमें भी यही कंडीशन है कि आप उनको जो है ज्वाइनिंग के टाइम पे उन्होंने इंटीमेट किया है कि नहीं किया है। अगर ज्वाइन करने के बाद अप्लाई किया है तो परमिशन ली है कि नहीं। हाँ जी, और थैंक यू उसमें सर। बॉन्ड का पैसा रिफंड नहीं होता है, बस हाँ सिंपल सा है कि आपको परमिशन मिल जाएगी पर अमाउंट उनको रिफंड नहीं होगा। रिफंड नहीं होगा। थैंक यू। ये सुनील जी का कुछ क्वेश्चन था सर, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है मैसेज में, आप वैसे बता दीजिए। इन्होंने लिखा है कि डीएसबी भी पीजीटी के एग्जाम अभी तक नहीं हुई है,
मैं इसको मतलब वैसे समझा नहीं, पर जहाँ तक मुझे इनकी बातों से लग रहा है कि इन्होंने किसी स्टेट गवर्नमेंट में पीजीटी के लिए अप्लाई किया था और उसका अभी तक कोई रिजल्ट वगैरह आया नहीं है, शायद इससे संबंधित ये पूछ रहे हैं। तो हाँ, ये अगर इन्होंने थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई किया है और वो स्टेट गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल रेजिग्नेशन देके, टेक्निकल रेजिग्नेशन या सिंपल रेजिग्नेशन देके जा सकते हैं। मैम पूछ रही है, माय नेम इज मनीषा, बिफोर जॉइनिंग KVS आई हैव अप्लाइड फॉर DSSSB PGT हिंदी इन दिल्ली एंड माय एग्जाम वाज हेल्ड बिफोर KVS जॉइनिंग, नाउ आई सिलेक्टेड फॉर पोस्ट PGT पोस्ट, क्या KVS से मुझे NOC मिल जाएगी? मैडम तभी मिलेगी, बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है सभी तरफ से, NOC तभी मिलेगी जब आपने ज्वाइन करते वक्त इंटीमेट कर दिया था। अगर आपने इंटीमेट नहीं किया था तो आपको NOC मिलना मुश्किल है, और अगर अभी आज तक आपकी ज्वाइनिंग डेट नहीं आई है तो अभी भी आप इंटीमेट कर दीजिए। सर नमस्ते सर, मैं हूं मनीषा। सर मैंने अभी रिजल्ट आने के बाद इंटीमेशन दिया है मैम को रिटर्न में, प्रिंसिपल मैम को मैंने एप्लीकेशन में सारा मैटर क्लियर कर दिया कि मैंने कब एग्जाम दिया था, और अभी मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, तो इस सिचुएशन में मिल जाएगी मुझे एनओसी? मैम NOC जो है ना वो रीजनल ऑफिस से मिलेगी और आप अप्लाई कर सकती हैं इस बेसिस पे, आपने जो इंटीमेशन दिया है ना उसके लिए, उस बेसिस पे आप अप्लाई कर सकती हैं NOC के लिए। वो आपकी जो इंटीमेशन लेटर है और जो आपका NOC के लिए रिप्रेजेंटेशन है, इसको रीजनल ऑफिस में DC के पास फॉरवर्ड करेंगे और अगर DC कंसिडर करते हैं तो मिल सकती है। इसमें मैं ये नहीं कह सकता 100% मिल ही जाएगी और नहीं मिलेगी, मिल सकती है, देयर आर चांसेस। थैंक यू सो मच सर। मैं राहुल अस्थाना, मेरे 2 प्रश्न थे। हाँ सर। सर पहला मेरा प्रश्न है, जैसे आप ये कह रहे हैं सही बात है कि सिविल सर्विस के लिए परमिशन नहीं लेना है, लेकिन क्या सर इंटीमेशन देना होगा? ये मेरा पहला प्रश्न था। दूसरा कि एजुकेशन कोड में सर ग्रुप बी को, जो अगर कोई ग्रुप बी का पद है उसके लिए कोई अप्लाई करता है आउटसाइड KVS, तो शायद DC अथॉराइज्ड है क्या? क्योंकि कई प्रिंसिपल उसको अनुमति दे देते हैं और कहीं वो कहते हैं कि DC फॉरवर्ड हो गया है। इस बार करेंट सिचुएशन क्या है सर अकॉर्डिंग टू रूल? देखिए, पहली चीज तो सिविल सर्विसेज के लिए जरूरी नहीं है, अगर आप देना चाहते हैं इंटीमेशन तो दे सकते हैं, पर उसके लिए कोई नेसेसिटी नहीं है कि आपको देना ही पड़ेगा इंटीमेशन या आपको परमिशन लेनी ही पड़ेगी। दूसरी चीज ये है कि दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका ग्रुप डी के लिए? हाँ सर, थोड़ा सा एजुकेशन कोड में अलग अलग जैसे जो ड्यूटीज दी गई है, पावर किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव, तो उसमें DC में भी लिखा हुआ है कि ये ग्रुप बी के लिए, ग्रुप बी पोस्ट को अगर वो आउटसाइड KVS जाना चाहता है तो परमिशन DC देगा, और पहले सर प्रिंसिपल लोग दिया करते थे। तो मैं कई जगह देख रहा हूँ कंफ्यूजन है सर। अब तो PGT KVS के अंदर अब तो PGT जो है ना, परमिशन जो है प्रिंसिपल दे देते हैं, ठीक है, और वो कंसिडर भी होता है। दूसरी चीज कि इसमें ना 2 चीजें, एक तो है कि सिंपली आप अप्लाई कर रहे हैं और आपने परमिशन लिया, और दूसरी चीज ये होती है कि किसी एम्प्लॉयर में जहां आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पे उन्होंने बोला है कि आपको एप्लीकेशन थ्रू डिपार्टमेंट भेजना है, थ्रू प्रॉपर चैनल भेजना है हमको, तभी हम कंसिडर करेंगे। तो उस केस में होता है ये कि प्रिंसिपल जो है मैक्सिमम एक एकेडमिक ईयर में 2 ही एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं, उससे ज्यादा तीसरी एप्लीकेशन देते हैं तो फिर वो DC के पास चली जाती है। इसलिए दोनों लोग इम्पावर्ड है, लेकिन प्रिंसिपल लिमिटेड है और DC जो है उनके पास फुल पावर है। अच्छा सर, प्रिंसिपल के लिए सर मतलब दो ही लोगों को मतलब आउट ऑफ KVS को अप्लाई करने के लिए एक एम्प्लॉय को एक एकेडमिक ईयर में मैक्सिमम 2 एप्लीकेशन उनकी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उससे ज्यादा अगर तीसरी एप्लीकेशन कोई देता है तो वो फिर रीजनल ऑफिस जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। तो आई होप ऑलमोस्ट इसके सभी के क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन बचा है तो अभी पूछ लीजिए, हम विदिन 5 मिनट्स विल कंप्लीट। ये बात और क्लियर करनी थी कि जैसे हमें आज पता चली है कि नई पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हैं और हमें उसके लिए अप्लाई करना है, तो हमें सिर्फ परमिशन लेनी पड़ेगी या सिर्फ इंटीमेट ही करना पड़ेगा उसके लिए? नहीं, अगर अब आज आपको पता चला है तो आपको अब परमिशन मांगनी है। अगर आपने ज्वाइन करने से पहले अप्लाई किया हुआ है तो आपको इंटीमेशन देनी है, और परमिशन मांगने का तरीका ये है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अप्लाई करना है पोस्ट के लिए,
हाँ, मैं उसी के लिए बता रहा हूँ, अगर कोई एडवर्टाइज आई है या आपको किसी हायर पोस्ट पे या कोई ऐसी पोस्ट पे आपको जाना है, तो उसकी एड की कॉपी आपको, आपकी इसकी क्वालिफिकेशन, आप उसके अगर आप उसको कर पाते हैं तो उसकी आपको इंटीमेशन प्रिंसिपल को बतानी पड़ेगी कि एप्लीकेशन लिख के कि सर ऐसे-ऐसे यहाँ पे पोस्ट निकली है, ये मेरी क्वालिफिकेशन के तहत है, मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूँ और मुझे परमिशन दीजिए। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक पार्ट और पूछना था मेरे को, जैसे मेरे को फ्राइडे को ये बात पता चली है कि संडे उसकी लास्ट डेट है और सैटरडे और संडे की छुट्टी है स्कूल में। उस केस में फिर क्या हो सकता है? आप ईमेल से परमिशन लेटर भेज दीजिए और अप्लाई कर लीजिए जॉब के लिए, और उसके बाद मंडे को जैसे ही स्कूल खुलते हैं आप वापस जाके स्कूल में आप पहले टेलीफोनिकली प्रिंसिपल को इंटीमेट कर सकते हैं कि सर इस तरह से निकला था और मैं सडनली मुझे अभी ही पता चला है, मैं आपको इंटीमेट नहीं कर पाया, पर अगर आप परमिशन दें तो मैं मंडे को अप्लाई कर देता हूँ, तो आप टेलीफोनिकली बता दीजिए इस तरह से। जी। सर एक क्वेश्चन, हाँ अगर थोड़ा सा सर ये था मेरा क्वेश्चन कि जैसे सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, राहुल सर आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, हेलो सर, अभी आ रही है सर? हाँ सर बोलिए। सर मैं ये कह रहा था, अगर कोई व्यक्ति लीन में चला गया जैसे दूसरे डिपार्टमेंट में और उसका फिक्सेशन तो अलग होगा उस आधार पे, अगर वो वापस आता है तो क्या किस आधार पे उसका फिक्सेशन किया जाएगा? यहाँ पहले के आधार पे तो जिसमें वो कार्यरत है उस आधार पे? देखिए आते ही ज्वाइनिंग तो आपकी उसी आधार पे होगी जिस उसी लास्ट सैलरी पे होगी जिस लास्ट सैलरी पे आप छोड़ के गए थे। उसके बाद आपका जो पीरियड है उसके रेगुलराइजेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे, बताएंगे कि वहाँ पे मैंने 1 साल जॉब किया या 6 महीने जॉब किया, और फिर वहाँ पे जो भी आपका डिडक्शन हुआ है या जो भी लीव अकाउंट बना है या जो भी इंक्रीमेंट लगा है वो सब वापस से इस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया जाएगा। तभी नहीं पवन, इनका क्वेश्चन ये नहीं है, मुझे लगता है इनका क्वेश्चन ये है कि मैं जिस पोस्ट पे गया था अब मैं वापस अगर पुरानी पोस्ट पे आ गया तो मेरा पे फिक्सेशन किस बेस पे होगा, नए पे या पुराने पे? तो इनका जिस पोस्ट पे ये गए थे उसी पोस्ट पे होगा। वो पोस्ट आपको वहाँ पीरियड में आप लेन पे इसीलिए गए थे कि वो हायर पोस्ट थी या आपको किसी ऊंची पे जाना था, पर अगर आप वापस उसी पोस्ट पे अपने स्कूल में आ रहे हैं तो उसी पे फिक्स होगा। मगर उसमें अगर टेक्निकली आप गए तो वो शायद पैसे वो वाले जो कंसिडर हो जाएंगे अगर वहाँ से ट्रांसफर हो जाते हैं। मतलब मैं जो समझ रहा हूँ वो यही है कि अगर ये वापस अपनी पुरानी पोस्ट पे आते हैं तो जो लास्ट सैलरी जिस पे ये छोड़ के गए थे तो इमीडिएटली तो इनको वही मिलेगी, और उसके बाद जो उनके जो भी पीरियड उन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट में वहाँ पे जो भी बेनिफिट बने हैं या लीव अकाउंट बना है या जो भी बना है वो सब जब वो डिपार्टमेंट इनको पे ऑफ करेगा तो ये पे ऑफ करेंगे केवीएस को वापस से, और फिर ये पीरियड इनका जो है 1 साल का या 1.5 साल का जो भी गैप पीरियड है वो रेगुलराइज होगा। हाँ ठीक है सर। सर मेरे 2 क्वेश्चन था। पहला कि मैंने एमए स्टार्ट कर दिया था बिफोर ज्वाइनिंग केवीएस, तो 1 साल पहले ही हो चुका था, तो अभी दूसरा साल चल रहा है और उसका एग्जाम अभी हुआ नहीं है अभी तक सेकंड ईयर का, तो अभी मुझे इंटीमेशन देना होगा सर्विस बुक में ऐड कराने के लिए उसको, या नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल देना होगा सर, बिना इंटीमेशन दिए वो ऐड नहीं होगा, आपको कंप्लीट करने से पहले इंटीमेट करना है। और ये रूल यही है कि जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उस दिन आपको इंटीमेट देना होता है कि मैं ये कोर्स कर रहा हूँ या मैंने यहाँ ये जॉब अप्लाई की हुई है। आप अपनी उसी एप्लीकेशन में लिख दें कि साहब ये इस तरह से निकला हुआ था और मैंने उस समय एमए में कर लिया था, अभी मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया और मैं अब आगे इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ तो मुझे परमिशन दी जाए। इस तरह से आप इंटीमेट कर दें तो वो उसको कंटिन्यू कर मान लिया जाए। ओके सर। और सर दूसरा सवाल ये है कि सर जो हमारे प्रिंसिपल है उनको जब भी मैं एक बार मैंने नई वैकेंसी के रिगार्डिंग इंटीमेशन लेटर और परमिशन लेटर दिया था तो एडवर्टाइजमेंट की कॉपी और एप्लीकेशन के साथ दिया था, उन्होंने बस फॉरवर्डेड टू डीसी लिख के पोस्ट कर दिया और ईमेल के थ्रू भी डीसी को फॉरवर्ड कर दिया, तो मुझे परमिशन लेटर उन्होंने कुछ नहीं दिया। सर आप उसके लिए फॉलो अप कर लीजिए, वैसे उसकी पावर जो है प्रिंसिपल को ही होती है, अगर आप एजुकेशन कोड देखेंगे उसमें लिखा हुआ है प्रिंसिपल को पावर होती है परमिशन देने की, आप उसके बारे में फॉलो अप कर लीजिए। सर उसका क्या हुआ मेरी परमिशन का, आपको परमिशन लेटर एक प्रॉपर लेटर ऑर्डर ऑफिस ऑर्डर मिलता है कि आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए परमिशन दी गई है, जिसमें केवीएस की तरफ से ये कंडीशंस हैं।
इसमें पवन ये भी हो सकता है कि उन्होंने जो डीसी को फॉरवर्ड किया होगा ना, उसमें कॉपी टू इनको की होगी। कई बार क्या होता है, कवरिंग पेज पे डीसी लिखा होता है और नीचे कॉपी टू कर देते हैं कि भाई टीचर की इन्फॉर्मेशन के लिए, तो वो भी एक तरह से आपकी परमिशन ही है। अगर उन्होंने ओके उसको सर। भेजा है डीसी को, तो हो सकता है नीचे आपको मार्क किया होगा, तो वो एक तरह से आपकी एक्नॉलेजमेंट ही है। इन केस अगर ऐसी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं भी की है, डीसी को भी मार्क की है, तो आप वेट कीजिए कि रीजनल ऑफिस से आपकी अगर परमिशन आ जाएगी तो उसकी कॉपी आपको मिल जाएगी। हाँ, अदरवाइज आप फॉलो अप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम हो गया तो आप फॉलो अप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। आई होप ये टॉपिक जो है काफ़ी हद तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और पवन सर 1 मिनट। हाँ सर, बोलिए। बहुत अभी अच्छा मैंने सर, बहुत किया, अच्छा। अभी मैंने अपना वो चेक किया गैलरी, तो उसमें मेरे पास उसकी फोटो पड़ी है, जो लेटर दिया था उस टाइम जाने के लिए, स्टेशन लीव के लिए। तो उसमें यही लिखा है कि आई एम गोइंग फॉर एलटी वेरिफिकेशन ऑफ माय स्टेट, और वो लीव फॉर्मेट भी है मेरे पास, तो वो काम करेगा ना यहाँ पे? हाँ, हाँ सर, काम करेगा। एज़ ए इंटीमेशन आपका वो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर। और इसमें सर मैं पूछना चाहता हूँ कि रेजिग्नेशन होने से प्रीवियस एम्प्लॉयर से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? जैसे लिव इनकेसमेंट हो जाता है, ग्रेजुएटी मिलती है अगर सर्विस 5 साल से ज़्यादा है, तो इसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? इसके अलावा सर आपका पे प्रोटेक्शन मिलता है। रेजिग्नेशन का केस है सर ये। जो जो भी 5 साल के बेनिफिट आपके केवीएस में रहे होंगे, वो सारे बेनिफिट वो नए डिपार्टमेंट में ऐड हो जाते हैं। आपकी पे प्रोटेक्ट, यानी जिस पे पे आप चल रहे हैं उस पे पे आप पहुंच जाएंगे। जो आपके अकाउंट में ईएल, सीएल, एचपीएल वगैरह जो होगी वो सीएल वहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। सीएल मतलब सीएल मतलब हाँ, मेरा मतलब सीएल से मतलब ईएल, एचपीएल, हाँ, या आपके जो भी इस तरह के जो बेनिफिट, जैसे आपके पास अगर ग्रेचुइटी का जो पैसा आपका है, या वो सारा ट्रांसफर हो जाता है, यानी एज इट इज पोस्ट पे आप वहाँ चले जाएंगे। ओके, और इसमें मेडिकल जो पॉलिसी होती है वो भी कैरी फॉरवर्ड होती है, पर्सनल हो जाती है, कैसे इसका कुछ आइडिया है मेडिकल सर? पॉलिसी, क्या मेडिकल कौन सी पॉलिसी है सर? नहीं, जो केवीएस में नहीं, प्रीवियस एम्प्लॉयर जैसे बीएसएफ वगैरह में करते हैं, वो मेडिकल सर ग्रुप वही चीज़ें इंश्योरेंस। आपकी वही चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होंगी जो चीज़ें एग्जिस्टिंग जो न्यू एम्प्लॉयर में न्यू एम्प्लॉयर के पास चल रही है। जो चीज़ है ही नहीं वो कहाँ से कैरी फॉरवर्ड होगी? वो बंद हो जाएगी आपकी, या फिर आपको उसका पे नहीं, वैसे भी हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई इस तरह की मेडिकल पॉलिसी का शायद कोई हमारे यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। पर अगर कोई ऐसा इनका डिपार्टमेंट करता है और दूसरा जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं वहाँ नहीं करता है, तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। वही बेनिफिट मिलेगा जो उस डिपार्टमेंट में एग्जिस्टिंग होगा। जो चल रहे हैं। ओके, थैंक यू सर। So, thank you all the participants for joining in today, and I hope आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं और रेजिग्नेशन के बारे में काफ़ी डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। और I hope this session was helpful to all of you. Yes sir. बहुत अच्छा रहा सर, बहुत ही बेनिफिशियल है, और सर आगे भी हम लोग सुनना चाहेंगे आपको सर, बहुत अच्छी सटीक जानकारी सर देते हैं आप। धन्यवाद सर। और सर एनपीएस के बारे में बताइए सर। एनपीएस क्या जानना है सर? जैसे यहाँ एनपीएस है, अभी हम यहाँ जॉब कर रहे हैं और किसी हायर पोस्ट में अदर डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो एनपीएस का तो क्या रहेगा? सर अभी ऑल ओवर इंडिया सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी जगह एनपीएस ही चल रहा है। आपका एनपीएस हमेशा कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। आप चाहे कैसे भी रेजिग्नेशन करके जाते हैं ना, मान लीजिए आप सिंपल रेजिग्नेशन करके जा रहे हैं, तो भी आपका सेम एनपीएस नंबर कंटिन्यू हो जाएगा और वही आपका कंटिन्यू चलेगा। इस हाँ, केस जो में भी एक यहाँ पे इस केस में एक छोटी सी बात मैं बता दूं। जैसे सपोज करो आप चाहते हैं कि ये एनपीएस आपका यहाँ आप शो नहीं किया आपने कि मैं रिजाइन दे गया अपने पर्सनल रीजन से, और आपने कोई और डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया, तो भी आपका एनपीएस उस केस में भी, अगर आपने रिजाइन वैसे भी दिया है तो भी आपका एनपीएस कंटिन्यू रहेगा। एनपीएस से किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एनपीएस से कंटिन्यू किसी भी आपका गवर्नमेंट का, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई लेना देना किसी भी है ही नहीं। डिपार्टमेंट में सेम कंटिन्यू चलेगा। हाँ, बस आपको वहाँ पे जाके इंटीमेट करना है कि मेरा ये एग्जिस्टिंग एनपीएस नंबर है, और वो डीडीओ चेंज हो जाएगा उस पे। डीडीओ चेंज होने के बाद वो आपका सेम एनपीएस नंबर न्यू वहाँ जाके डिपार्टमेंट फॉर्म में ऐसे कंटिन्यू। टू होता है हाँ, पवन, एक फॉर्म होता है ऐसे टू, हाँ, वो आपको नए डिपार्टमेंट के हिसाब से ट्रांसफर करा देता है, और वो आपका डिपार्टमेंट नए उसमें आपको शो करने लग जाएगा। बिल्कुल। तो दिस इज ऑल, एंड आई होप आप सभी को पता है हमारी ये जो सीरीज चल रही है
सशक्त शिक्षक सशक्त संगठन ये जो सीरीज है इसका ये आज 5वां सेशन था। 2 और सेशन हम करेंगे, दो सेशन। नेक्स्ट सेशन होगा कंफर्मेशन, सीनियर स्केल, सिलेक्शन स्केल और एमएसीपी। अगर कोई नॉन टीचिंग साथी हमारे साथ जुड़ता है तो हम एमएसीपी भी करेंगे, नहीं जुड़ता तो हम केवल ये 3 कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद लास्ट सेशन है हमारा डिसिप्लिनरी रूल्स के ऊपर। तो 2 सेशन नेक्स्ट 2 संडेज को और होंगे। तो आई होप आप लोग वापस से जुड़ेंगे हमारे साथ और इस प्रोग्राम को सफल बनाएंगे। और इस प्रोग्राम की वीडियो शाम तक या कल तक आप सभी को मिल जाएगी। जो लोग लेट से जुड़े थे या बाद में जुड़े थे वो लोग वीडियो देख सकते हैं, स्टार्टिंग का सेशन देख सकते हैं। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन होता है तो आप जो हमारा ग्रुप है सशक्त शिक्षक वाला, उस ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे आपको आंसर कर दिया जाएगा। सर मैं उस ग्रुप से जुड़ा नहीं, जुड़ना चाहता हूँ, मुझे कहीं से लिंक मिला, मैं जुड़ पाया, तो कैसे सर मैं जुड़ सकता हूँ प्लीज? सर आप मेरे नंबर पे आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं लिंक भेज देता हूँ। मेरा नंबर है, मैं डालता हूँ। चैट बॉक्स से नंबर ले लीजिए सर, आप मुझे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको लिंक भेजता हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए और ग्रुप में ऐड होने के लिए। ठीक है? ओके सर, बहुत लॉट ऑफ थैंक यू एवरीवन for joining in, and I hope it was helpful for all of you. So we'll meet again next Sunday with new program. Thank you. थैंक यू पवन सर, Thank you sir. Thank you Bhushan sir.